23, she left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow, the warmth inside me, it kept me afloat. सभी का स्वागत, सभी को प्रणाम दोस्तों। जीएसटी रिवीजन सीरीज में मैं सीए चेतन मंत्री विद्योदय क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूं। शुरुआत करने जा रहे हैं हम जीएसटी के चैप्टर नंबर 11 से। मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, मॉड्यूल को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। पूरा रिवीजन मैं आपको मॉड्यूल बेस्ड ही कराऊंगा। रेगुलर क्लास में जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है वो जानते हैं, हमने साइड में पूरी नोटिंग डायग्राम्स और चार्ट्स ऑलरेडी आपको पहले ही मिल चुके हैं, वो आपने ड्रॉ भी किए हैं, लर्न भी किए हैं। चलिए मालिक, तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 11, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स एट अ ग्लांस। छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, इनसे हम शुरुआत करेंगे। लाइए, करना कैसे है सर? सबसे पहला, और कुछ एमसीक्यूज जो भी होंगे मैं उनके लिए आपको हैशटैग का साइन बताता जाऊंगा कि ये एमसीक्यूज बन सकते हैं। चलिए, टैक्स की डेफिनेशन सर, ये नॉन पेनल लेकिन कंपलसरी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। ये कभी एमसीक्यू अगर आपसे बने, बहुत छोटा सा एमसीक्यू मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है। 1986 में विश्वनाथ से ये इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम की स्टार्टिंग हुई थी। 1986 इज द फर्स्ट ईयर। बड़ा चेंज कब आया सर? बड़ा चेंज आया 1 अप्रैल 17 जब जीएसटी रोल आउट हुआ। कब से आया था? 1 जुलाई 2017। दिस इज अनदर एमसीक्यू। जम्मू कश्मीर में महबूबा जी मान नहीं रही थी, मोदी जी गाना गा रहे थे, महबूबा महबूबा तुझे आना हो तो आ। तो फाइनली वो आ गई और 8 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर में भी ये अप्लाई हो गया। दो तरह के टैक्सेस हम जानते हैं, डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। ये बातें हमको ऑलरेडी मालूम है। 1 जुलाई 2017 ऐतिहासिक दिन जीएसटी रोल आउट हुआ। ये एमसीक्यू आपने ऑलरेडी अभी मुझसे पढ़ा। दो डिफरेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जिस पे एमसीक्यू बनता है। पहला, इनडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, इस बात को ध्यान, एंड कंज्यूमर ही बियर करेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं, जबकि डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होते हैं। इस पे एक बात पूछी जा सकती है कि ये प्रोग्रेसिव है, ये रिग्रेसिव है। साथ ही साथ हम ये भी कर सकते हैं कि सीबीआईसी इसको गवर्न करे, ये भी पूछा जा सकता है। और को गवर्न करती है, आपसे पूछा जा सकता है। ये दो एमसीक्यू और छोटे। पावर किसके पास है सर लॉ लाने की? सारे पावर किसके पास है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अमेरिका? सर, इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ऑलरेडी एक आर्टिकल है, आर्टिकल 246। तीन तरह की लिस्ट आपको दे रखी है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 1 सेंट्रल गवर्नमेंट, लिस्ट 2 सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पावर सब इनको है, इसीलिए इसको यूनियन बोला जाता है, इसको स्टेट और इसको कॉन्करेंट लिस्ट। करना क्या है सर इस लिस्ट का? अरे करना कुछ नहीं है भाई, इसमें पावर्स डिवाइडेड है सेंट्रल और स्टेट के, तो स्टेट के बीच के पावर सारे डिवाइडेड है। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। पुराने टैक्सेस कौन कौन से थे सर? सीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। इंपॉर्टेंट चेंज कब आया? जब आर्टिकल 246 पैरेलल पावर्स नहीं देता, सेपरेट पावर देता है। तो अपने को एक ऐसे आर्टिकल की जरूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी ये कमी पूरी कर सके कि सेंट्रल और स्टेट दोनों हाथ में हाथ डालकर गाना गा पाए कि हम साथ साथ हैं। तो ऐसा करने के लिए लाया गया आर्टिकल 246A थ्रू 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो ये दो एमसीक्यू टिक कर लीजिएगा, 101st अमेंडमेंट और आर्टिकल 246A। तीन बड़े आर्टिकल्स में चेंज थे। लाइए, कौन कौन से तीन बड़े आर्टिकल? तो पहला, आर्टिकल 246 से क्यों लाना पड़ा सर? इसलिए लाना पड़ा कि आर्टिकल 246 में पावर्स डिवाइडेड थे, सेंट्रल और स्टेट साथ में नहीं आ पा रहे थे, एक साथ एक ही ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाने के लिए लाना पड़ा आर्टिकल 246A। साइमल्टेनियस टैक्स नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए बोला गया आर्टिकल 246 से ओवरराइड करता है आर्टिकल 246 को। लगाया किस पे जाएगा सर? गुड्स और सर्विस पे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई का पूरा पावर पार्लियामेंट ने अपने पास। ये पहला आर्टिकल 246 से तीन इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, आर्टिकल 269A जिसमें बोला गया कि आईजीएसटी लगाया जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई पे, सेंट्रल और स्टेट मिलके लगाएंगे इंट्रा स्टेट पे। इंटर स्टेट का पूरा पावर सेंट्रल का होगा। इसका मतलब ट्रांजैक्शन के दो नेचर तो तय हो गए बॉस। पहला इंटर स्टेट, दूसरा विद इन द स्टेट इंट्रा। इंट्रा पे लगेगा सीजी और एसजी का पावर, दोनों बराबरी से साथ साथ गाएंगे हम साथ साथ है। लेकिन इंटर स्टेट में सिर्फ पावर जो होगी वो पार्लियामेंट की हो। इंटर स्टेट में पावर सिर्फ पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होगी कि वही टैक्स लेवी कर पाए। आर्टिकल 269 में फिर से इंसर्ट हुआ दो बातों के लिए। पहला, ये क्लियर हुआ कि पार्लियामेंट ही आईजीएसटी लगाएगा ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। दूसरा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी हम डिम्ड इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे। इसका उल्टा मतलब एक और एमसीक्यू यहां से बनता है कि इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे पावर किसके पास चली?
पावर चलेगी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तीसरा हमने बोला ये आईजीएसटी बाद में स्टेट और यूनियन में डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि सर हमने बोला था जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। उससे क्या होगा सर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड्स मूव करेंगे इंटर में, तो आईजीएसटी तो लग जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ भी बना देगी, लेकिन सेकंड स्टेट को टैक्स कौन देगा सर? सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस को अपॉर्शनमेंट में ले जाएगी। ये भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट बात है सर, पार्लियामेंट के पास ही पीओएस और टीओएस के रूल्स बनाने के पावर होंगे, सारे स्टेट के पास नहीं है। तीसरा आर्टिकल जो सबसे बड़ा चेंज था वो था आर्टिकल 279A, जिसने जीएसटी काउंसिल की राह आसान की। ये एक बॉडी है जो पूरे जीएसटी को कंट्रोल कर रही है, सारे रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल के ही होते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होगा जो होगा हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, एक होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू का इंचार्ज यूनियन मिनिस्टर, और होंगे बाकी स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर। ये सब मिलकर, चेयरमैन के अलावा ये सब मेंबर्स मिलकर जीएसटी काउंसिल को फॉर्म करेंगे। क्या सर इसका ये मतलब है कोई नरेंद्र मोदी अकेला डिसीजन ले रहा या कोई एफएम अकेला डिसीजन ले रहा? ना, जीएसटी में जो भी डिसीजन होंगे वो पूरी काउंसिल के होंगे। जब पूरी काउंसिल के होंगे तो सारे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन इसमें शामिल है। यूनियन का वेटेज वैसे भी 33% है, जो भी कोरम बनेगा उसमें एटलीस्ट 50% लोगों का होना जरूरी है। 1/3 वेटेज यूनियन का होगा, 2/3 वेटेज स्टेट का होगा। इस पे एमसीक्यू डिसीजन जब भी होगा मेजोरिटी से होगा। कितनी मेजोरिटी सर? 3/4। तो उस 3/4 के लिए वेटेज जो होगा वो 2/3 और 1/3 का लिया जाएगा। सेंट्रल का 1/3, स्टेट का 2/3। ये तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये बहुत जरूरी है। जीएसटी काउंसिल के लिए लाया गया आर्टिकल 279A। ये ज्वाइंट फोरम होगा सेंट्रल और स्टेट का। ये भी एक एमसीक्यू, ये तो आप समझ जाओगे, हम पढ़ ही चुके हैं। कौन कौन होगा सर इसमें? अभी पढ़ा, चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, स्टेट के मिनिस्टर्स जीएसटी काउंसिल के इंचार्ज जो और रेवेन्यू है वो भी इसका मेंबर बनेगा, और बाकी सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी मेंबर बनेंगे। 5 बातों पे डिसीजन बाद में होगा, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 5 का पंच, जिन पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या जीएसटी लगता है, हम बोलेंगे नहीं जीएसटी में कवर्ड है, लेकिन अभी रिकमेंडेशन नहीं है इसलिए कवर्ड नहीं माने गए। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पीड, नेचुरल गैस और एविएशन, ये 5 प्रोडक्ट्स 5 फीफी और 1/2 कोरम बनेगा। ये भी हमने पढ़ा। 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स माने गए, 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आप जानते हैं ये सब रहे, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, और 4 अलग से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और प्रदेश। बोलिए मालिक, बात समझ है ना? तो ये 7 सिस्टर्स के साथ आप ये 4 और स्टेट्स जोड़ सकते हैं, इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का दर्जा दिया गया। तो ये स्पेशल 26 है ना सर, ये स्पेशल 11 है। ये 2 एमसी की ओर ध्यान रखिएगा। 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट, तीनों में से कुछ ना कुछ हमेशा पूछा जा सकता है। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज प्रेसिडेंट के पास है, सेक्शन 20 आप टिक कर सकते हैं, याद रख पाए तो। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सर? झूम बराबर झूम शराबी। अल्कोहलिक लीकर जो है वो अभी भी किसके परव्यू में? स्टेट गवर्नमेंट पे। तो अभी भी इसके ऊपर क्या लगती है सर? एक्साइज ड्यूटी। एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात का कि अभी भी अल्कोहलिक लीकर सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में नहीं आई ना, ध्यान रखना, अभी भी ये स्टेट के ही परव्यू में चल रही है। पुराने लॉ कौन कौन से थे सर? कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, सीएसटी, सर्विस टैक्स, वैट। अगर वैसे इस पे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है इनके टैक्सेबल इवेंट। कब टैक्स लगता था? कस्टम में लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, जो अभी भी है। सेंट्रल एक्साइज में लगता था गुड्स बनाने पे। बेचने पे क्या लगता था सर? बेचने पे या तो वैट लगेगा अगर इंट्रा है तो, या सीएसटी लगेगा यदि इंटर है तो। तो ये सब टैक्सेबल इवेंट है। सर्विस का, सो सर्विस में जब सर्विस प्रोवाइड करो, तो प्रोवाइड करने जाओगे तो लगेगा। एक्ट अलग से था नहीं। अलग अलग शेड्यूल 7 में एंट्रीज थी। कस्टम की है 83, आपको ध्यान होगा। इनकम टैक्स की है 82, कस्टम की 83, एक्साइज की 384। सर पर ये याद करेंगे भाई, दिया हुआ है मॉड्यूल में, भरोसा नहीं, वो पूछ ले कि सेंट्रल एक्साइज की एंट्री क्या थी, एंट्री नंबर 84। सर्विस टैक्स के लिए था एंट्री नंबर 97, सीएसटी था 92A, और वैट आता था स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 54 से। ब्रीफ समरी में बड़ी बड़ी बातें। पहला, फ्रांस पहला देश था जिसने 1954 में 1954 में जीएसटी को लॉन्च किया। हाईएस्ट लेव हमारे यहाँ है 28, इसके बाद अर्जेंटीना 27। ये सब एमसीक्यू है दोस्तों। 160 कंट्रीज का क्वेश्चन आपसे आ सकता है, ध्यान रखिएगा। 5 लेजिस्लेशंस बनाए गए इसके लिए, 5 लॉ। ये भी 5 का पंच है दोस्तों। 5 के पंच में सबसे पहले आया सर सेंट्रल के लिए सीजीएसटी, स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट जीएसटी, एक आया आईजीएसटी, फिर यूनियन टेरिटरीज थी तो वो आया यूटीजीएसटी, और स्टेट्स को कंपनसेशन देने के लिए आया जीएसटी,
कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 5 साल तक का ये पीरियड था। आईजीएसटी कंपनसेशन से सेंट्रल जीएसटी कौन चार्ज करेगा दोस्तों, ये भी एक एमसीक्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा। डिसीजन सारे किसके होंगे, जीएसटी काउंसिल के। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, सर यहाँ पे अलग अलग इवेंट थे तो बहुत कंफ्यूजन था भाई, उसको हटा के इन सब वर्ड्स को हटा के एक नई वर्ड दिया उन्होंने, वो था सप्लाई। तो अब जीएसटी में ये सारे वर्ड्स की मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो बोल दूंगा सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस हुआ, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट अराइज हो गया। 1 जुलाई को ही क्या माना जाता है, जीएसटी डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन के लिए 3 अलग अलग लिमिट है, आप 2 अभी याद कर लो, 40 और 20, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ध्यान रखना, स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया जीएसटीएन नेटवर्क, सेक्शन 8 कंपनी के रूप में इसको फॉर्म किया गया। क्यों, अरे सर पूरे इंडिया में जीएसटी को आईटी बेस्ड सॉफ्टवेयर से लॉन्च कर सकते थे आप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना जीएसटी सक्सेस हो ही नहीं सकता था। उसके लिए अलग से एक और बॉडी बनाई गई, स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया जिसका नाम था जीएसटीएन। ध्यान रखना ये सेक्शन 8 कंपनी में आता है, ध्यान रखिएगा इस बात। बोलिए मालिक, हाँ या ना, क्या सर इसका मतलब एक्साइज पूरी तरह हट चुका है, ना सर अभी भी पेट्रोल पे लग रहा है, अल्कोहलिक पे लग रहा है। क्या वैट हट चुका है, ना सर वैट भी अभी भी लग रहा है पेट्रोल पे तो, डीजल पे तो, है ना। तो अब कहने का मतलब सर वन नेशन वन टैक्स पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं, थोड़ा बची या थोड़ा हुआ। चलिए, प्री स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने मेन चीज समझी थी कि हमको यहाँ पे टैक्स लगता था, कास्केडिंग इफेक्ट बहुत था प्री स्ट्रक्चर में। जीएसटी लाना क्यों पड़ा, कभी इंट्रा का इंटर स्टेट का इंट्रा से सेट ऑफ नहीं हो रहा, कभी सर्विस का गुड से सेट ऑफ नहीं हो रहा, कभी मैन्युफैक्चरर सीएसटी और इनकी सेट ऑफ नहीं कर पा रहा, कभी सर्विस प्रोवाइडर सीएसटी और सर्विस टैक्स का सेट ऑफ नहीं कर पा रहा, तो बड़ा प्रॉब्लम था। इसको ध्यान में रख के ही उन्होंने बोला कि मेन तो हमको कास्केडिंग इफेक्ट हटाना था, मल्टीपल टैक्स हटाने थे। बोलो सबसे पहला रीजन क्या था, पहले थ्रो ऑफ टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस थे, ये हमने डिटेल में पढ़ा, मैं भी डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा, रिवीजन सेशन है ये। टैक्सेबल इवेंट बहुत सारे थे अलग अलग, कभी बनाने पे तो कभी बेचने पे, कभी इंट्रा पे तो कभी इंटर पे, डबल टैक्सेशन हो ही रहा था और कंप्लायंसेस हर लॉ की करनी पड़ती थी अपने। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं होता था, गुड्स का सर्विस से और सर्विस का गुड्स से, गुड्स और सर्विस का आपस में सेट ऑफ नहीं होता था, खरीद रहे गुड्स बेच रहे सर्विस आपस में सेट ऑफ नहीं है, खरीद के लाए सर्विस बेच रहे हैं गुड्स आपस में सेट, इस वजह से क्रेडिट नहीं मिलती थी। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए फाइनली लाया गया फिर सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन एक्ट को। बोलिए मालिक, है ना, है ना, इसमें एसजीएसटी और जोड़ना, जीएसटी लिखा है तो इसमें एसजीएसटी भी आना चाहिए। यस, चलिए, अथॉरिटी हेड कौन रहता है वैसे पूरे टैक्सेशन का, अपना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत आता है रेवेन्यू सेक्रेटरी। रीजन वाइज अथॉरिटी होती है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। जीएसटी इंडिया में कैसे लाया गया, सर बड़ा मुश्किल था, प्रोसेस तो बहुत लंबी थी क्योंकि 160 कंट्रीज ऑलरेडी चला रही थी, फ्रांस सबसे पहली कंट्री बन चुका था, प्रोसेस बहुत लंबी थी, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम जरूर याद करना चाहेंगे। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन का जो बिल लाया गया 2014 में, उसकी तारीख थी 19 दिसंबर 2014, लोकसभा में पास हुआ 6 मई 2015 को। फिर इसको स्टेट असेंबलीज में एटलीस्ट 50% असेंबलीज में हमको पास कराना था, इसको प्रेसिडेंट ने असेंट दी 8 दिसंबर। तो ये आप ध्यान रख लेना भैया, और कुछ ध्यान रखो या नहीं रखो, 4 अलग अलग बिल अप्रैल में पास हुए, 4 अलग अलग बिल, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपनसेशन टू स्टेट। एसजीएसटी कौन पास करेगा, सर एसजीएसटी तो स्टेट पार्लियामेंट में पास होगा ना सर। 1 जुलाई को जीएसटी रियलिटी में आया, प्रेसिडेंट ने इन चारों बिल पे अप्रैल 2017 में हाँ, बोलिए मालिक, हाँ या ना। तो बेसिकली 122वां अमेंडमेंट बिल था, पास हुआ तो 101st जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट के रूप में पास हुआ, है ना, और प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई अप्रैल 17 में। कारण क्या क्या है इसके अलग अलग लॉ बनाने के, देखो सीजीएसटी लगता है और इंट्रा स्टेट सप्लाई, हमने बोला ना पैरेलल, हम साथ साथ हैं, सीजी और एसजी एक साथ लगेंगे, या सीजी प्लस एसजी के साथ सीजी प्लस यूटीजीएसटी भी हो सकता है इंडियन टेरिटरीज के लिए। सीजी प्लस एसजी लग रहा है मतलब ये इंट्रा स्टेट है, सीजी प्लस यूटीजीएसटी लग रहा है मतलब ये इंट्रा यूनियन टेरिटरी है। आईजीएसटी लगाएंगे फॉर इंटर स्टेट सप्लाई, जीएसटी कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू, और एसजीएसटी लगेगा इंट्रा स्टेट सेल। तो मालिक हम जानते थे सीजीएसटी भी इंट्रा पे, एसजीएसटी भी इंट्रा पे, यूटीजीएसटी भी इंटर पे, एक ही पावर है, हमने देखा अभी आर्टिकल 269 ये पावर देता है सीजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, ऐसा 246 ए में भी उन्होंने लिखा। तो मालिक ये छोटा छोटा सा रिकैप, कुछ डेट्स अगर आप याद रखना चाहें तो मैंने बोला 1 जुलाई, 7 जुलाई 2 तारीखें ये, के अलावा 8 सितंबर को असेंट मिल गई, अप्रैल 2017 में प्रेसिडेंट चारों बिल को पास कर, बाकी तो फिर बहुत सारी तारीखें, इतनी सारी हम याद नहीं रख पाएंगे। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जिसको एक और नाम बोलो क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी इसको बोला जाता है। दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आर्टिकल 366 12A जो कि जीएसटी को डिफाइन करता है,
बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भैया। आर्टिकल 366(12)A ने बोला क्या है जीएसटी, तो हमने बोला टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। लेकिन ध्यान से देखो, आर्टिकल 366 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ही अल्कोहलिक लिकर को बाहर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे पूरा परव्यू अभी भी किसका चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का, कि जीएसटी की डेफिनेशन से ही उसको बाहर कर दिया। ध्यान रखिएगा ये बात। आर्टिकल 279A ने ये भी बोला कि अभी 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जब हम बोलेंगे तब से जीएसटी में आएंगे। तो कोई बोले तो ओवरऑल 6 प्रोडक्ट्स तो सीधे सीधे बाहर दिख ही रहे। बोलो भैया, हाँ या ना। अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से तो बाहर नहीं है, लेकिन उसको नील रेटेड रखा गया और अभी भी वो स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। तो 6 पॉइंट अपने पास हो गए, अल्कोहलिक लीकर बाहर, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर, इलेक्ट्रिसिटी। बोलो दादा, सप्लाई क्या होगा सर? सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी, इसकी डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 366 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो ये 3 चीजें आ गई भैया। अल्कोहलिक आ गया आपका, देखते जाओ, अल्कोहलिक आ गया है ना। इसके अलावा 5 आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स जो कौन कलेक्ट कर रहा है? अभी भी लोकल अथॉरिटी कलेक्ट कर रही है। वो लोकल अथॉरिटी एंटरटेनमेंट टैक्स अगर कलेक्ट करेगी तो जीएसटी तो बाहर है, लेकिन अभी भी वो कलेक्ट तो कर सकते हैं टैक्सेस। हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने अपने सारे टैक्सेस खत्म कर दिए। टोबैको एक बहुत जबरदस्त है भाई, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, टोबैको फू फू फू, है ना, छल्ले धुएं के। क्या है भाई टोबैको? टोबैको प्रोडक्ट्स पे जीएसटी भी लगता है और खास बात इस पे एक्साइज ड्यूटी भी। ये चक्कर है। अब इस पे दो टैक्सेस लग रहे हैं भाई, एक्साइज ड्यूटी भी लग रहा है और जीएसटी भी। ये इकलौता ऐसा प्रोडक्ट टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स जिसपे जीएसटी भी लग रहा, नया लॉ भी और पुराना लॉ भी लग रहा। कौन कौन से टैक्सेस खत्म हो गए इंपॉर्टेंट भैया? सेंट्रल में सबसे पहला उन्होंने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म किया, तो स्टेट में वैट खत्म, स्टेट में सीएसटी का पावर था वो खत्म किया, परचेज टैक्स खत्म किया, लग्जरी एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स वैसे खत्म है, लेकिन ये एंटरटेनमेंट टैक्स अभी भी है अगर लोकल अथॉरिटी आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगाना चाहे तो। टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट हटा दिए, टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग गेमिंग जीएसटी में कवर हो गया और इन सब पे लगने वाले से ये सारे टैक्सेस कहाँ गए? जीएसटी के अंदर। अब बचता है सेंट्रल के टैक्सेस। सेंट्रल में सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी हटाई भाई, फिर मेडिसिनल पे जो एक्साइज ड्यूटी थी वो हटाई, फिर स्पेशल इंपॉर्टेंस जीएसआई बोलते थे अपन इसको, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस पुराने लॉ में, और टीटीपी बोलते थे, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, ये सब हटाए। साथ ही साथ कस्टम के समय हम लगाते थे सीवीडी और स्पेशल सीवीडी, ये दोनों कस्टम में लगते थे, ये हटा दिए क्योंकि अब जीएसटी आ गया, आईजीएसटी लगेगा। सर्विस टैक्स बड़ा लॉ वो भी हटाए, तो 2 बड़े लॉ, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स। एक्साइज की सब्सिडरी 3-4 लॉ ये सब हटाए उन्होंने। तो ध्यान रखना अभी भी ये वाला लगेगा, लोकल अथॉरिटी वाला अभी भी है। एंटरटेनमेंट टैक्स सब्ज्यूम हो गया, हम बोलेंगे हाँ, लेकिन अभी लोकल अथॉरिटी इम्पोज कर सकती। इस बात का ध्यान रखना है विशेष। आप मॉडल्स कितने हो सकते हैं सर जीएसटी के? देखो वैसे तो अलग अलग कंट्रीज अलग अलग मॉडल रखती है, अपने पास है 3-4 ऑप्शन। ऑस्ट्रेलियन मॉडल कैसा रहता है जिसमें सेंट्रल कलेक्ट करती है और डिस्ट्रीब्यूट कर देती है स्टेट। कैनेडियन मॉडल 3 अलग अलग वेरिएंट्स पे चलता है। एलकर शाह ने भी कनाडा का मॉडल ही फॉलो करने का, इसमें सेंटर सारे टैक्स कलेक्ट करेगा। 2 डिफरेंट रेट ऑफ टैक्सेस होंगे सेंट्रल और स्टेट के, हालांकि इसको अपन ने पूरी तरह अप्लाई नहीं किया। बागजी पोद्दार मॉडल में उन्होंने बोला सबका कॉम्बिनेशन ले लेना भाई, तो इसमें से ये 2 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। कैनेडियन मॉडल में 3 वेरिएंट है, एलकर शाह ने किसको फॉलो किया? कनाडा के मॉडल। मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड मेनी कंट्रीज फॉलोड यूनिफाइड जीएसटी रिजीम, हम जानते हैं। करंटली ब्राजील कनाडा भी कौन सा जीएसटी मॉडल फॉलो कर रहे हैं? ड्यूअल। ड्यूअल का मतलब सेंटर कलेक्ट करके स्टेट को नहीं बांटेगा, ड्यूअल का मतलब है हम साथ साथ हैं। बोलो कौन कौन साथ साथ है? हम साथ साथ हैं गाना कौन गा रहा है सर? एक तरफ सेंट्रल भी और एक तरफ स्टेट भी, दोनों साथ साथ में एक ही ट्रांजैक्शन पे लग रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान रखना, ड्यूअल जीएसटी सिस्टम, ड्यूअल जीएसटी, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ड्यूअल जीएसटी जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों को पावर दिया गया। बोलो इसीलिए अपन ने सीजीएसटी और एसजीएसटी बनाया, इसीलिए अपन ने आर्टिकल 246 से इंट्रोड्यूस किया। बोलो मालिक, हाँ या ना। ब्राजील इज द ओनली कंट्री विच फॉलोज अ सिमिलर ड्यूअल जीएसटी सिस्टम। ये इंडिया की यूनिकनेस है, हम ड्यूअल जीएसटी सिस्टम पे चल रहे हैं। सेम बात ब्राजील भी फॉलो कर रहा है, कनाडा भी। अरे कनाडा का तो मॉडल हमने लिया ही है। बोलो कनाडा और हमारा मॉडल लगभग एक जैसा है, बोलो ना, क्लोजली है। लेकिन कनाडा में एक गड़बड़ हो गई जो इंडिया में नहीं हुई। इंडिया में सारे स्टेट्स ने इसके हाँ दी, कनाडा में सारे स्टेट नहीं कही। ड्यूअल जीएसटी ला पाया बहुत आराम से। बोलिए भाई, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारा एक बड़ा अचीवमेंट था। जम्मू एंड कश्मीर पे भी जीएसटी 7 जुलाई 2017 से 7 जुलाई 2017 हो गया। ये था छोटा सा
मात्र 19 मिनट 58 सेकंड का आपका रिवीजन। नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 जो कि बेसिक्स ऑफ जीएसटी की बातें करता है। बेसिक्स ऑफ जीएसटी में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उनको यहीं से देखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जीएसटी ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है। इसी के लिए हमने एक और नाम बोला कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। तो यहाँ बोला गया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। जीएसटी की सबसे खास बात कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्रेडिट रहेगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को, तीसरा व्यक्ति चौथे व्यक्ति को वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाएगा। तो ए बी से टैक्स लेगा, बी सी से लेगा, लेकिन सिर्फ किस पे? वैल्यू एडिशन पे। और खास बात, बी की क्रेडिट सी को मिलेगी, सी की क्रेडिट डी को मिलेगी। तो हर व्यापारी, हर बिजनेसमैन जब तक फाइनल कंज्यूमर तक ना पहुंच जाए, इनपुट और आउटपुट देता रहेगा। इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स आपस में सेट ऑफ होते रहेंगे। ए का आउटपुट ही बी का इनपुट है, ये बात मत भूलना। तो ए अगर इनवॉइस बना देगा तो बी को क्या मिल जाएगी दोस्तों? क्रेडिट। और इसीलिए उन्होंने टाइटल दिया कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट। तो हर वैल्यू एडेड पे लगेगा। ये एक पहला एमसीक्यू आपका ध्यान रखना। किस पे लगेगा? तो हम बोलेंगे वैल्यू एडिशन पे लगेगा दोस्तों, वैल्यू एडिशन। बोलो क्या होगा सर वैल्यू एडिशन? वैल्यू एडिशन में बहुत सिंपल है। ए ने अगर 100 रुपए का गुड्स बेचा, 18 रुपए का जीएसटी लगाया, टोटल 118। बी ने अगर यहाँ पर 100 रुपए की कॉस्टिंग ली, वो 18 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले। ये खास बात है कि इसका आउटपुट ही इसका इनपुट बन जाएगा। जब बी यहाँ से 200 रुपए का गुड्स बेचेगा, हम बोलेंगे 36 रुपए टैक्स बन रहा है, टोटल 236, लेकिन बी पे करेगा सिर्फ 18 रुपए। तो क्रेडिट चेन बनना शुरू हो गई है। जब बी यही प्रोडक्ट सी को बेचेगा तो सी बोलेगा 200 के मेरे गुड्स हैं, 36 की मेरी आईटीसी है, क्रेडिट है। पता है कंटिन्यूअस चेन बन गई। यस मेरे दोस्तों, और ये पूरा डिटेल में हमने पढ़ा। हम ड्यूअल जीएसटी मॉडल पे चल रहे हैं जिसमें सीजीएसटी और आईजीएस सीजीएसटी एसजीएसटी एक साथ लगता है और इंटर पे लगता है आईजीएसटी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सप्लाई हमारा मेन वर्ड है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ही आर्टिकल 366(12) ने बोला था कि जीएसटी मतलब सप्लाई। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 366(12)(a). यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग से हमको एक्ट लाना पड़ा जो कि था यूटीजीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट। तो बोलो कितने कितने हो गए सर? इंट्रा पे लगेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी और ऑब्लिक में हर बार क्या लिख दो तुम? हर बार ही एसजीएसटी के ऑब्लिक में क्या लिख दो? यूनियन टेरिटरी को ना भूलना मेरे बच्चों। इंटर स्टेट पे हमेशा लगेगा आईजीएसटी। बोलिए चलो अब मुझे बता दो यूनियन टेरिटरीज में क्या क्या आ जाएगा सर? अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा नागर, दमन दीव आ गए कब? 26/1/2020 से। चंडीगढ़ आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया और लद्दाख आ गया। जानते ही हैं ये क्यों आए? क्योंकि हटा दिया गया वहां से एक बड़ा और पुराना आर्टिकल। फिर मुझे बताएं और कौन आ रहा है सर? दिल्ली। दिल्ली को क्या मिले सर? दिल्ली, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली और पौंडीचेरी वैसे तो यूनियन टेरिटरीज भी, लेकिन इनके यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है। क्यों सर? वहाँ स्टेट पार्लियामेंट है। तो ध्यान रखना दिल्ली और पौंडीचेरी स्टेट पार्लियामेंट्स होने की वजह से, स्टेट लेजिस्लेशन होने की वजह से, आप जानते हैं दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं, खतरनाक आदमी ना, अजीब अजीब से कुछ लेते रहते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। दिल्ली और पौंडीचेरी में ध्यान रखना स्टेट लेजिस्लेचर है, इसलिए एक्ट कौन सा लगेगा? एसजीएसटी। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट। तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे यूटीजीएसटी लिख के आ जाते हैं। यूनियन टेरिटरीज के एक बार वो नाम बोले, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव। एंड लिखा है दोनों के बीच में, इन दोनों को एक कर दिया गया। पहले अलग अलग पढ़े होंगे आपने कभी अपने स्कूल लाइफ में। दादरा नागर और दमन दीव एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई। अब इन दो यूनियन टेरिटरी के लिए दो रजिस्ट्रेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चंडीगढ़ भी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये और ऐड। ये देखो मैंने बोला दादरा नागर दमन दीव को एक सिंगल टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया। ये कुछ एमसीक्यूज ध्यान रखिएगा। 101वां अमेंडमेंट 246 से 5 प्रोडक्ट्स, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और लीकर, है ना? तो गाड़ी चलाना और धूम बराबर धूम शराबी, ये 6 चीजें आपकी बाहर कर दी है, ध्यान रखना। इन पे अभी भी क्या लगता है? हाँ एक्साइज ड्यूटी लगती है। यस यस यस, एक्साइज ड्यूटी लगती है बॉस। एक्साइज ड्यूटी तो अभी भी अप्लीकेबल है। वैट अभी भी अप्लीकेबल हो सकता है, सीएसटी अभी भी अप्लीकेबल हो सकता है, ध्यान रखना। तो ये एक बड़ा एमसीक्यू, अल्कोहलिक लीकर जीएसटी से बाहर है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी, वैट और सीएसटी अभी भी अप्लाई हो सकते हैं। टोबैको बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट, बीड़ी जलाइले बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट दोस्तों। अरे सर उस पर दोनों टैक्स लग रहा है, जीएसटी भी लग रहा है और एक्साइज ड्यूटी भी अप्लाई हो रही है। ये सब हमने पढ़ लिया। अब बताओ जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है सर? जिस मोमेंट आपकी लायबिलिटी आ जाए वो आपका टैक्सेबल इवेंट है। रेगुलर क्लास में बहुत सारे एग्जांपल इस टैक्सेबल इवेंट जीएसटी का क्या होगा सर? एक वर्ड, कौन सा? सप्लाई। सप्लाई जीएसटी का सबसे बड़ा पॉइंट है, टैक्सेबल इवेंट। ये बात आप ध्यान रखिए। कभी कभी जीएसटी और वैल्यू अलग करने के लिए हम इन फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, आपको मालूम है? मान लो आपको 118 रुपए दे दिए कि इसमें जीएसटी भी शामिल है और वैल्यू भी हो, तो हमने रेट पूछा उनसे 18%, हम यहाँ रख देंगे 118 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 18।
और यहाँ इंटू 100 कर देंगे। क्या जीएसटी और वैल्यू अलग अलग करना आ जाएगा? वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट करोगे, इंटू रेट करना तो जीएसटी आ जाएगा, इंटू 100 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। फार्मूले में ये वाला हिस्सा सेम है, वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, इंटू रेट कर देना और इंटू 100 कर देना, तो अलग अलग दो डाटा आपको मिल जाएंगे। ये हो गया जीएसटी का कैलकुलेशन। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, उस वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड है क्या? इंक्लूड हो तो आपसे पूछा जा सकता है अलग करके बताओ। बोलिए, नॉर्मल रूल हमेशा जीएसटी का क्या होता है? सर जीएसटी का नॉर्मल रूल होता है वैल्यू इनटू रेट ऑफ ड्यूटी या रेट ऑफ टैक्स। वैल्यू कैसे आएगी सर? सेक्शन 15 हम पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई की। बस अगर वो बोलते हैं 100 रुपए वैल्यू है तो हम बोलेंगे हम जीएसटी लगा देंगे, लेकिन वो बोलते हैं नहीं वैल्यू में 100 रुपए में ही जीएसटी शामिल है, तो फिर हमको इस तरह से डाटा अलग करना पड़ेगा। बोलिए मालिक। डेफिनेशन का सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 252। गुड्स में सब कुछ आएगा सिवाय किसके? सर सबसे पहला तो मनी नहीं आएगी, सिक्योरिटीज नहीं आएगी और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी बाहर करा क्योंकि उन्होंने बोला एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड और फार्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। इसको आप अलग कर देते हो बिफोर सप्लाई। इसमें खास बात है सर मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी दूसरा खास बात है मनी और सिक्योरिटीज को हम नहीं मान सकते। मनी खुद ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सिक्योरिटीज को भी हमने गुड्स नहीं माना सेक्शन 252 के तहत। मनी की डेफिनेशन में क्या आएगा सर? मनी में कोई भी लीगल टेंडर आ सकता है। क्या नहीं आएगा? ऐसी कोई भी चीज मनी में नहीं आएगी जो न्यूमेरिस्टिक वैल्यू लेके बैठी हुई है। इसका मतलब ऐसी किसी करेंसी को हम गुड्स का नाम दे सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? एक्स के पास न्यूमेरिस्टिक वैल्यू जिसकी ऐतिहासिक वैल्यू, कोई 16वीं सदी का कॉइन पड़ा हुआ है आपके पास, अब आप जानते हो उसकी नीलामी होगी, आप उसको बेच सकते हो, तो दैट इज अ गुड, पे जीएसटी लग जाएगा। लेकिन मनी के एक्सचेंज पे बाकी चीजों पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। सिक्योरिटीज का मीनिंग वही होगा जो सिक्रा में दिया हुआ है। नेक्स्ट, एक्शनेबल क्लेम स्टोपा के तहत सेक्शन 3 में डिफाइंड है, बस इतना ही हम ध्यान रखेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सर्विसेज। गुड्स के साथ है सर्विसेज। गुड्स का डेफिनेशन 252 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ध्यान रखना, जब तक अनलेस अदरवाइज मैं कुछ और ना बोलूं, हमेशा सेक्शन किसका होगा? सीजीएसटी का ही अप्लाई होगा। गुड्स 252, सर्विसेज 2102, 52 और 102 ऐसे याद रखेंगे, दोनों में 50 का डिफरेंस है। सर्विस से भी क्या क्या बाहर किया सर? गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज। हाँ जरूरी है, सर्विस की डेफिनेशन में गुड्स तो आ ही नहीं सकता था, मनी वहां से बाहर किया तो यहां से भी बाहर करना जरूरी था, सिक्योरिटीज को भी बाहर किया। लेकिन वो चीज सर्विस मानी जाएगी जिसमें आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करते हो फॉर कमीशन, जिसके बदले आपको कुछ कंसिडरेशन मिलता हो, तो फिर वो सर्विस वर्ड में कवर हो जाए। तो सर्विस इंक्लूड ट्रांजेक्शन इन मनी, ट्रांजेक्शन इन मनी है ना। ट्रांजेक्शन इन मनी का मतलब क्या? सर्विस इंक्लूड ट्रांजेक्शन इन मनी जिसके लिए आप सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज करते हो, लेकिन मनी और सिक्योरिटीज बाहर है। तो बताओ कंक्लूजन क्या? सर इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर, मनी बाहर, सिक्योरिटीज बाहर, एक्शनेबल क्लेम सर इंक्लूड हुआ, एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड हुआ, जबकि हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ते हैं कि एक्शनेबल क्लेम नहीं आएगा। दूसरा, ट्रांजैक्शन में उन्होंने बोला यूज ऑफ मनी के लिए आ जाएगा, फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज कास्ट। तो भैया ये एसबीआई है, एसबीआई ने 1 लाख रुपए दिए, उसके बदले 100 रुपए कमीशन लिया। ये कमीशन पे जीएसटी लगाना, एक्सचेंज ऑफ मनी पे जीएसटी मत लगाना। रुपए को आपने डॉलर में कन्वर्ट करवाया, डॉलर को आपने रुपए में कन्वर्ट करवाया, ये जीएसटी के लायक नहीं, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने इस कन्वर्जन के लिए कुछ 500 रुपए कमीशन वगैरह ले लिया, इस पे जीएसटी लगाया जा सकता है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन सेक्शन 231 में दी गई है, सेक्शन 231 जो कि इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ध्यान रखना, कंसिडरेशन में काइंड भी आ सकता है, ध्यान रखना इस। और आप एक्ट के लिए भी कंसिडरेशन हो सकता है और फॉरबिडन के लिए भी कंसिडरेशन हो सकता है। क्या मतलब सर? मतलब ये कुछ करने के लिए भी आपको कंसिडरेशन दिया जाए तो वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा, कुछ ना करने के लिए भी पैसा मिलता है तो वो सप्लाई वर्ड में कवर हो सकता है। तो एनी एक्ट, एनी फॉरबिडेंस तो रेसिपेंट दे रहा है या तो खुद या किसी और से। क्या शामिल नहीं है कंसिडरेशन में? कोई भी गवर्नमेंट सब्सिडी कंसिडरेशन वर्ड में शामिल नहीं है। तो 3 डेफिनेशन, गुड्स, सर्विसेज और कंसिडरेशन हमने देखा, छोटा छोटा सा पार्ट। एक का है 52, एक का है 102, एक का है 31, है ना, और एक है 17, 17 पे खतरा। बिजनेस की डेफिनेशन इंक्लूसिव हो, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्यों डेफिनेशन बता रहे हैं? क्योंकि सप्लाई के लिए सर बिजनेस जरूरी है, सप्लाई जरूरी है, गुड्स और सर्विस का होना जरूरी है और कंसिडरेशन का होना जरूरी है। ऐसा हम जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, उन्होंने सारे पुराने वर्ड हटा दिए, सारे टैक्सेबल इवेंट जो थे ना, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, सर्विस प्रोविजन, वो सब हटा के एक नया वर्ड दिया, वो है सब।
सप्लाई वर्ड में उन्होंने सारे फॉर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन कवर कर ली, ऑल फॉर्म्स। क्यों? ताकि कोई भी ऑब्जेक्शन ना ले पाए। तो चाहे सेल हो चाहे ट्रांसफर, सप्लाई माना जाएगा। चाहे बार्टर हो चाहे एक्सचेंज, तो भी सप्लाई माना जाएगा। चाहे आपने लाइसेंस दिया हो चाहे रेंटल लिया हो तो भी सप्लाई माना जाएगा। चाहे आपने लीज पे कोई चीज दी हो तो भी सप्लाई मान लिया जाएगा। तो सप्लाई की डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है एक तो इंक्लूसिव। सेक्शन है 7(1)(a). सप्लाई का सेक्शन कौन सा है? 7(1)(a), जहां से ये कंसेप्ट सप्लाई का स्टार्ट होता है। भूलना मत, सेल में आप ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, है ना? ट्रांसफर ये एक लीगल ऑनरशिप ट्रांसफर है, इसमें भी प्रॉपर्टी कन्वे हो रही है। बार्टर में आप पैसे का लेन देन नहीं कर रहे हो, बार्टर में आप जानते हो काइंड का लेन देन होगा। एक्सचेंज में कुछ मनी और कुछ काइंड हो सकता है। तो इसका सेक्शन ध्यान रखना, सेक्शन 7 सप्लाई का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 अगर क्लॉज लिख पाए तो मजा ही आ जाएगा। क्लॉज ए में सप्लाई को डिफाइन किया गया। तो बोले भैया 52 गुड्स के लिए, 102 सर्विस के, कंसिडरेशन के लिए 31, बिजनेस के लिए 17 पे 17 और सप्लाई के लिए है हमारा 7 पे 7 7(1)(a). तो कुछ याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा मालिक, रिपीट करना। 7(1)(a) में 3 क्लॉजेज हैं, ABC। क्या कंडीशन है सर? सप्लाई क्या बोल रहे हैं? सप्लाई के लिए कुछ बातें बोली गई। सबसे पहला, गुड्स या सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, और ये जो सप्लाई है ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो, पर्सनल ना हो। तो सेक्शन 7। तो 3 कंडीशन जो निकल के आई थी दोस्तों, बोलो। गुड्स या सर्विस होनी चाहिए, यस। सप्लाई होना चाहिए, यस। कंसिडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो आप बोल सकते हो ये 3 कंडीशन भी पूरी हो गई तो हम उसको सप्लाई टर्म में कवर कर लेंगे। सप्लाई में उन्होंने इंक्लूसिव बोला है, किसी भी तरह का फॉर्म। ये था 7(1). बात करते हैं अब 7(1)(b) की। 7(1)(b) में क्या बोला गया? ध्यान से सुनिए। आप कर रहे हैं सर्विसेज का इंपोर्ट, गुड्स का यहाँ बोला गया था, यहाँ गुड सर्विस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ बोला गया सर्विस। फिर बोला गया इसमें कंसिडरेशन है, हाँ है, लेकिन ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस भी हो सकता है, अदर देन कोर्स ऑफ बिजनेस भी हो सकता है। तो मालिक इसका यहाँ से एक्सेप्शन आया। हमने बोला था 7(1)(a) में कि बिजनेस के कोर्स में होना चाहिए तो ही उसको सप्लाई माना जाएगा, नहीं तो हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ बोला गया सर्विस का इंपोर्ट है, फॉर कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन तो है, इट मे बी फॉर द बिजनेस, इट मे बी फॉर पर्सनल, तो भी 7(1)(b) के हिसाब से उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। तो यूएस में एक डेंटिस्ट बैठा है, आपने पर्सनल पर्पस के लिए उसकी सर्विसेज ली, तो गवर्नमेंट कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे इस बात को? गवर्नमेंट क्या सोचती है? आप पर्सनल पर्पस, अपना दांत खराब हो गया इसके लिए आपने यूएस के डेंटिस्ट की सर्विस ली, हाय ला, बहुत पैसा है इसके पास, बहुत रईस है ये। तो गवर्नमेंट बोल रही है भले पर्सनल पर्पस के लिए लिया, कंसिडरेशन तो दिया ना, हाँ, तो हम तो इसको सप्लाई मानेंगे क्योंकि आप तो बहुत रईस हो, आप तो जीएसटी दे सकते हो। और आप जानते हो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आरसीएम लगता है, एफसीएम नहीं। बोलिए। क्लॉज सी बोलता है गुड्स या सर्विस हो सकती है लेकिन यहाँ कंसिडरेशन नहीं है, तो भी हम सप्लाई। अच्छा, ये इसका एक्सेप्शन है। 7(1)(a) में हमने 3 बातें बोली थी, गुड्स या सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस का ये पहला एक्सेप्शन, बिजनेस हो या नहीं हो, अगर वो सर्विस है, ध्यान रखना सर्विस, गुड्स नहीं बोला है यहाँ पे, ध्यान रखना है छोटी छोटी बातें। सर्विस है, पर्सनल है, जीएसटी लग जाएगा। यहाँ बोला गया कंसिडरेशन होना चाहिए, तो 7(1)(c) में बोला गया कुछ ऐसे हमारे पास पॉइंट्स हैं, बिना कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के भी गुड्स या सर्विस है और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। मेन वर्ड क्या है? इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो शेड्यूल 1 के तहत हम उस पे जीएसटी ले लेंगे, भले ही वहां कंसिडरेशन मौजूद नहीं है। तो एक बार भैया पर्सनल पर्पस आया, कंसिडरेशन था लेकिन बिजनेस पर्पस ना हो तो भी चलेगा। एक बार बिजनेस पर्पस होना जरूरी है लेकिन कंसिडरेशन नहीं हो तो भी सप्लाई तो मान लिया जाएगा। सप्लाई के लिए 7(1)(c) किसको रेफर करता है? शेड्यूल 1 को। बोलिए मालिक, शेड्यूल 1 को। सेक्शन 1 हमको देता है शेड्यूल 2 और सेक्शन 7(2) देता है हमको शेड्यूल 3। तो बोलो कितने हो गए? 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c), ये 3 बेसिक कंडीशन की बात करता है। गुड्स होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फॉर द बिजनेस। ये एक्सेप्शन की बात करता है और ये भी एक्सेप्शन की बात करता है। यहाँ कंसिडरेशन नहीं है। शेड्यूल 1 में जो ट्रांजेक्शन कवर होंगे ना, ध्यान रखना, सिर्फ शेड्यूल 1 में जो कवर होंगे बिना कंसिडरेशन के भी, उन पर जीएसटी अप्लाई किया जाएगा। शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 क्या बोलते हैं? शेड्यूल 2 बोलता है गुड्स और सर्विस का सप्लाई किसको माना जाए, किसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए, किसको सप्लाई ऑफ सर्विस। और शेड्यूल 3 बोलता है नेगेटिव लिस्ट, मतलब किस किस पे सप्लाई वर्ड अप्लाई नहीं हो।
है ना दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या क्या और चेक करना चाहिए। देखो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के केस में दो चीजें अप्लाई होती है, ध्यान से सुनिएगा, एक 7(1) और एक शेड्यूल 7(1) बोलता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन है, बिजनेस पर्पज या पर्सनल पर्पज कैसा भी हो, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, पर्सनल पर्पज भी। लेकिन शेड्यूल 1 में जब हम पढ़ते हैं इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, तो ध्यान रखना ये सप्लाई सिर्फ रिलेटेड पर्सन से होना चाहिए और कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 कब लगता है, जब कंसिडरेशन मौजूद ना हो। 7(1) भी कब लगता है, जब कंसिडरेशन मौजूद हो। तो जब भी क्वेश्चन इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, सबसे पहला चेक पॉइंट क्या होगा, हम देखेंगे कि क्या इसमें कंसिडरेशन है। अगर कंसिडरेशन है तो 7(1) भी लग सकता है, कंसिडरेशन नहीं है तो शेड्यूल 1। लेकिन शेड्यूल 1 लगाने के लिए और एक कंडीशन है, ये जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया ना हमने, ये जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, ये किसी न किसी पहचान वाले के साथ होना चाहिए। कौन पहचान वाला सर, रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, तो ही हम मानेंगे कि शेड्यूल 1 में बिना कंसिडरेशन के भी उसको सप्लाई मान के टैक्सेबल कर दिया जाए। तो बड़ा डिफरेंस, यहाँ कंसिडरेशन है, यानी यहाँ किसी से भी ले सकते हो सर्विस, यहाँ पर आपको रिलेटेड पर्सन से ही लेना है। यहाँ बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई माना जाएगा, यहाँ पर्सनल पर्पस के लिए तो भी सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि आप तो ही रहे हो। सप्लाई के डेफिनेशन में उन्होंने डिस्पोजेबल को भी, डिस्पोजल ऑफ गुड्स या सर्विस को भी कवर किया। चलिए सेक्शन 7 हम देख चुके हैं, 7(1) हम देख चुके हैं, ये मैंने बता दिया तीनों पॉइंट आपको। देखो यहाँ कंसिडरेशन है, चाहे बिजनेस पर्पस हो या पर्सनल। शेड्यूल 1 है, हमने बता दिया कि शेड्यूल 2 काय में दिया हुआ है, सेक्शन 1A में। ये डिफाइन करेगा कौन कौन से ट्रांजेक्शन, शेड्यूल 2 क्या बताएगा, ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिनको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और ऐसे कौन से जिनको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। सेक्शन 2 बोलता है गवर्नमेंट चाहे तो एक नेगेटिव लिस्ट दे सकती है, शेड्यूल 3 में गवर्नमेंट ने अपना पावर यूज भी किया। चलिए मालिक, तो 1(1)(a) और 2 से कुछ कंसेप्ट निकलते हैं। गवर्नमेंट खुद ही डिसाइड कर रही है, सप्लाई गुड्स और सर्विस होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, बार्टर एक्सचेंज भी कवर्ड है, ये सब हमने सब देख लिया, सब देख लिया। क्वेश्चन आया, अगर डोनेशन रिसीव हुआ किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, तो क्या ये कंसिडरेशन माना जाए। देखो डोनर है, अपन डोनर है, आप और मैं ही डोनर है, अपन ने 1 लाख रुपए दिए किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन बदले में इनसे कुछ नहीं मांगा, तो भैया इस 1 लाख रुपए, इस 1 लाख रुपए पे जीएसटी मत लेना, ये सप्लाई से बाहर है। लेकिन तुमने 1 लाख रुपए दिए और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से बोला कि यहाँ बाहर मेरा बोर्ड टांग दो, तुम्हारे मीटिंग्स होंगी, ये मेरा एडवर्टीजमेंट कर दो, तो फिर ये सप्लाई, क्योंकि अब ये बिजनेस पर्पस, एडवर्टीजमेंट करवा दोगे तो बिजनेस हो जाएगा। आपने जस्ट अपना सिर्फ नाम लिखवाया, लिखते ही है ना कि ये 1 लाख रुपए फलाना फलाना चंद जी ने दिए, ये चलेगा, आपने बदले में कुछ मांगा नहीं, ये पर्सनल हो गया। बिजनेस हो गया जब आप एडवर्टीजमेंट करवाने पे आ जाओ। अगर सिर्फ नाम डिस्प्ले होता है, नॉट अ सप्लाई, लेकिन नाम के साथ साथ अगर आप बोलते हो कि नाम ही कंडीशन है तो मैं ये 1 लाख दूंगा, तो फिर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, और जैसी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो मतलब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने इस पैसे के बदले आपको सर्विस दे दी, कंसिडरेशन मौजूद है, कंसिडरेशन मौजूद। बोलिए भैया। हाँ, तीसरी कंडीशन थी हमारे पास, पहली थी गुड्स और सर्विस, दूसरा था कंसिडरेशन, इसी को लेकर ये 2 केस थे। तीसरा था बिजनेस में होना चाहिए जो भी हो, उसका अपोजिट बोलो। पर्सनल कंजम्पशन नॉर्मली जीएसटी में लायबल नहीं है, लेकिन सर अभी हमने देखा 7(1)(b), 7(1)(b) इसका एक्सेप्शन है, 7(1)(b) इसका एक्सेप्शन है भाई, बोलो, है ना। तो नॉर्मली तो हम बोलेंगे 7(1)(a) के हिसाब से हमेशा बिजनेस पर्पज ही होना चाहिए। सप्लाई हमेशा एक टैक्सेबल पर्सन करे, क्यों, अरे जो वैसी टैक्सेबल नहीं, जैसे मेरा टर्नओवर 5 लाख है, क्या मैं लायबल, 5 लाख तो कोई लायबिलिटी नहीं है मेरी, तो फिर मैं टैक्सेबल पर्सन ही नहीं हूँ, बोलो, है ना। दो नॉन टैक्सेबल पर्सन के बीच में जीएसटी लगेगा नहीं सर, टैक्स लगाने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर ए बी को गुड्स दे रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब नॉन टैक्सेबल पर्सन, तो वो जीएसटी क्यों लेगा। लेकिन क्या है, कंज्यूमर को सप्लाई कर सकते हैं, हाँ सप्लाई किसी को भी हो सकती है, टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल दोनों को, ये तो आप जानते हो। टैक्सेबल पर्सन कौन होगा सर, टैक्सेबल पर्सन किसको माना जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन है या जो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल है, उन दोनों को ओनर पर माना जाएगा। अब आते हैं ऐसे कौन से केसेस है जिसमें बिना कंसिडरेशन के भी डिम्ड सप्लाई। तो शेड्यूल 1 के 5 पैरा आपको याद करने, मेन वर्ड बोलना। पैरा 1 में 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, जिसपे आप क्या ले चुके हो क्रेडिट, तो ही इसको सप्लाई माना जाएगा। तो पहली बात बोलो क्या हो रहा है, मैं परमानेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ, ओके। फिर किसका कर रहा हूँ सर, बिजनेस के असेट, जैसे कि स्टॉक भी हो सकता है, और उस स्टॉक का मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ जिसपे मैं क्रेडिट ले चुका हूँ। कहने का मतलब, मेरी रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, मैं यहाँ पे एक शर्ट खरीद के लाया था, वो शर्ट मैं अपने दोस्त को कर रहा हूँ, क्या ये सप्लाई है सर। अगर वो बिजनेस असेट है
परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो और अगर आप उस शर्ट पे खरीदते समय 100 रुपए की शर्ट थी, 18 रुपए की आपने क्रेडिट ले ली, तीनों कंडीशन पूरी हो गई। अगर आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हो तो सर इसको सप्लाई माना जाएगा, इस पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो पैरा 1 के 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है, परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस असेट और जिस पर आपने क्रेडिट ली। फिर पैरा 2 क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो हो रहा है रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन में हो रहा है एज पर सेक्शन 25(4) एंड 24(5), सॉरी 25(4) एंड 24(5), 25(4) एंड 25(5) दो सेक्शन है रजिस्ट्रेशन में हमने पढ़े थे। रिलेटेड पर्सन दूसरे रिलेटेड पर्सन को बिना कंसिडरेशन की भी दे, जैसे कि हमने बोला था होल्डिंग सब्सिडरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। और डिस्टिंक्ट पर्सन 1 डिस्टिंक्ट पर्सन 2 में हमने एग्जांपल लिया था ब्रांच 1 और ब्रांच 2। अब आपस में भी ट्रांजेक्शन अगर करेंगे ना जीएसटी तो लगेगा। क्या रूल बनाया था मैंने, आपको क्या सिखाया था, ये दरवाजे के बाहर अगर निकले तो जीएसटी लगेगा, यही बोला था। चाहे आप ब्रांच टू ब्रांच जिसको बोलते हैं हम इंटर ब्रांच ट्रांसफर करो तो भी अब जीएसटी लगेगा। बस एक एक्सेप्शन है, 50,000 तक का गिफ्ट अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, 50,000 तक का मैंने मान लो मोबाइल गिफ्ट कर दिया अपने एम्प्लॉय को, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि माना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है, के तहत टैक्स लगना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है ठीक है यार 50,000 तक एग्जम्पशन दिया जा सकता है। तीसरा, अगर एक प्रिंसिपल के लिए एक एजेंट काम करे, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एजेंट क्या कर रहा है, एजेंट सप्लाई कर देता है गुड्स को, तो प्रिंसिपल गुड्स किसको देता है, एजेंट को, एजेंट किसको देता है, कस्टमर। इन दोनों के बीच में बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई माना जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, कस्टमर से खरीदता है मतलब बाजार से खरीदता है एजेंट, और एजेंट खरीदता है किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए। इन दोनों के बीच की सप्लाई को भी रिलेशनशिप देखने के बावजूद भी हम सब माना कि इन दोनों के बीच में अभी कोई कंसिडरेशन नहीं है। और मैं पढ़ा चुका हूं आपको 7(1)(b) के साथ, 7(1)(b) जो कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस का था। ऐसे ही शेड्यूल 1 पैरा 5, पैरा 5 बोलता है अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो लेकिन किससे करना है, रिलेटेड पर्सन से करना है, कहां से करना है, आउटसाइड इंडिया से करना है, माना जाएगा बिना कंसिडरेशन के भी ये सप्लाई। जबकि 7(1)(b) में क्या था, कंसिडरेशन था और पर्सनल पर्पस भी अलाउड था। यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है लेकिन आना रिलेटेड पर्सन से ही चाहिए। तो सर ये 5 बातें हमने पढ़ ली, 3 अलग अलग कंडीशन मैंने आपको पढ़ा दी। रिलेटेड पर्सन में कौन कौन आता है सर, ऑफिसर और डायरेक्टर है, वो एक दूसरे आपस में पार्टनर्स, पार्टनर 1 पार्टनर 2 रिलेटेड माना जाएगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिलेटेड माना जाएगा। आपके पास 25% या उससे ज्यादा का अगर किसी कंपनी में किसी ऑर्गेनाइजेशन वोटिंग पावर है माना जाएगा। एक व्यक्ति दूसरे को कंट्रोल करता है, थर्ड पर्सन इन दोनों को कंट्रोल करता है, तो ये सब आपस में क्या कहलाएंगे, रिलेटेड, है ना। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली जैसे कि हस्बैंड वाइफ, सन फादर, मदर और सन, मदर डॉटर, ये सब भी क्या कहलाएंगे, रिलेटेड। और कोई सोल डिस्ट्रीब्यूटर है आपका, सोल फ्रेंचाइजी होल्डर है। तो अगर अगर हम बात करें रिलेटेड को थोड़ा सा दिमाग में क्यों रखना है, क्योंकि ये वाले पॉइंट पे काम आएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के थ्रू अगर कोई गुड सेल करवा रहा है हम बोलेंगे भैया ये भी सप्लाई है, बाद में एम्प्लॉय क्या कर रहा है हमको कोई मतलब। हाँ 50,000 तक का गिफ्ट हम माफ कर सकते। ये था दोस्तों शेड्यूल नंबर 1, डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 25(4) और 25(5) में आती है। 25(4) बोलता है दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब ब्रांच 1 भी रजिस्टर्ड है और ब्रांच 2 भी रजिस्टर्ड है, तो 25(4) में इन दोनों को क्या माना जाएगा, रिलेटेड। जबकि 25(5) बोलता है एक रजिस्टर्ड है एक अनरजिस्टर्ड है, तो भी ये दोनों ही आपकी ब्रांचेस है तो भी इनको माना जाएगा डिस्टिंक्ट पर्सन आपके लिए। क्यों ऐसा क्यों, समझो। मान लो आपकी दोनों ही ब्रांचेस मोबाइल बेचती, दोनों ही ब्रांचेस, एक ब्रांच है इंदौर में एक ब्रांच है जयपुर में, दोनों ही मोबाइल बेचती, दोनों ही रजिस्टर्ड है, तो इन दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन मान के हम बोलेंगे बिना कंसिडरेशन के भी मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह गया ना जीएसटी तो लगेगा। ओके, अब ये है मोबाइल की दुकान, ये है लीकर की दुकान, दोनों ही आपकी, लेकिन लीकर की दुकान रजिस्टर्ड नहीं होती। अब मोबाइल की दुकान से अगर मोबाइल निकल के लीकर की दुकान पर गया तो इसको हम सप्लाई मान लेंगे 25(5) में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन। तो एक रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है, मैंने बोला था ये एक रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड सप्लाई में यहाँ सप्लाई मान लेना, और एक रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड में गया तो भी हम इसको सप्लाई मान ले। ध्यान रखना इनको डिस्टिंक्ट पर्सन जाएगा। क्लियर दोस्तों। प्रिंसिपल एजेंट अपन ने समझ ही लिया, इतने सारे केसेस हमने पढ़ ली। इंपोर्ट ऑफ सर्विस मैंने आपको बता ही दिया। तो शेड्यूल 1 पूरी तरह से 5 पैराग्राफ पे होता है। पहला बोलते जाओ परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट जिस पे आईटीसी ले चुके हो, दूसरा बोलते जाओ डिस्टिंक्ट पर्सन रिलेटेड पर्सन के बीच के ट्रांजेक्शन, 50,000 वाला केस अलग, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया, रिलेटेड बिना कंसिडरेशन के रिलेटेड। ये 5 बातें मैंने पिछले 7 मिनट में 4 बार रिपीट की, तो याद होनी चाहिए। अब आता है शेड्यूल 2। कुछ केसेस में उन्होंने क्या बोला, अरे क्या होता था कोर्ट में डिस्प्यूट चलते थे कि ये गुड्स है कि सर्विस है, तो उस पर अलग अलग एक्ट लगते थे। अब उन्होंने सेटल कर दिया गवर्नमेंट ने, हम ही बता रहे हैं कौन कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है, कौन कौन सी
सप्लाई ऑफ सर्विस है। आप सिर्फ टाइटल पढ़ लेंगे बहुत है। बोलो भैया, पहला टाइटल, अगर आप किसी को अपने गुड्स का, तब ये सिर्फ लाइंस पढ़ना है, टाइटल मतलब लाइंस पढ़ना है, तो आपको याद हो जाएगा। आराम से सोचो, अगर आप अपने गुड्स का टाइटल किसी को दे रहे हो तो इसको क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप पूरा ट्रांसफर ऑफ टाइटल कर रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स। तीनों केस में सेम। बोलो भैया, हाँ या ना? कब सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा? जब आप गोइंग कंसर्न की तरह अपना पूरा का पूरा बिजनेस किसी और को दे रहे हो। फादर की डेथ होने पे भी सन को मिलता है, गोइंग कंसर्न की तरह तो नहीं मिलेगा बस, तो फिर हम सप्लाई गुड्स वर्ड यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली, यदि कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्सन है, अगर वो अपने मेंबर्स को कोई भी गुड सप्लाई करती है फॉर अ कंसिडरेशन, तो उसको भी सप्लाई गुड्स ही माना जाए। लेकिन अब आपने गुड्स का टाइटल नहीं दिया, आपने गुड्स का सिर्फ यूज का ट्रांसफर ऑफ राइट करा विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, तो सर वो तो सर्विस है। मैंने आपको अपनी कार्ड दी, टाइटल नहीं दिया, यूज का राइट दिया, सर वो एसओएस, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इसी तरह आपने जमीन बेच दी, ना 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 जमीन नहीं बेची सर, जमीन का कोई लीज राइट दिया, मतलब आपको क्या आने वाला है, रेंट वगैरह। लाइसेंस का राइट दिया यूज करने के लिए, तो सर अभी भी इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानेंगे। आपकी शॉप किराए से दे दिया, आपने क्या बोलोगे? सर सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, अगर आपने अपने गुड्स किसी के पास प्रोसेस करने के लिए भेजा, जॉब वर्कर के पास आप भेजते हो कि नहीं भेजते? जैसे मैंने शर्ट सिल दी लेकिन स्टिचिंग वगैरह कोई दूसरा, शर्ट को काट दिया कपड़ा वगैरह, अब स्टिचिंग कोई और करेगा, डिजाइनिंग कोई और करेगा, जॉब वर्कर जिसको हम बोलते हैं। तो प्रिंसिपल जॉब वर्कर के पास गुड्स भेजेगा, जॉब वर्कर गुड्स के ऊपर प्रोसेस करेगा, तो हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, ऑनर के कहने पर, अगर कोई व्यक्ति ऑनर के कहने पर यदि किसी बिजनेस असेट को प्राइवेट यूज के लिए लिया गया, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, प्राइवेट यूज ये लिखा हुआ है, इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माने। अरे लॉजिक फिर वही है भाई, ऑनर के अपनी असेट्स वो बिना टाइटल ट्रांसफर किए किसी को यूज के लिए दे रहा है, चाहे वो प्राइवेट यूज ही क्यों नहीं हो, इसको क्या मानना पड़ेगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। रेंटिंग सप्लाई ऑफ सर्विस। बोलो भैया, रेंटिंग करोगे तो सप्लाई ऑफ सर्विस ही हो। फिर साथ ही साथ कोई मल्टी बन रही, याद आ रहा, मल्टी बनाई थी अपन ने, ये मल्टी आपने पहले ही बुक कर दी, आपने अपना फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन बुक करा, तो बताओ इसके लिए बिल्डर क्या कर रहा है? हम बोलेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी ना। अंडर कंस्ट्रक्शन कोई फ्लैट बुक करना सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। हाँ, अगर पूरी मल्टी बन चुकी थी, इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका था, उसके बाद अगर आप फ्लैट खरीदने गए तो हम मानेंगे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, इस पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। इसको मैंने क्लास में बहुत डिटेल में आपको 15 से 20 मिनट तक समझाया था। नेक्स्ट, टेम्पररी ट्रांसफर, वर्ड ही टेम्पररी ट्रांसफर है, सप्लाई ऑफ सर्विस। आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रांसफर कर रहे हो लेकिन टेम्पररी है, सप्लाई ऑफ सर्विस। इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर में आप डेवलप कर रहे हो, डिजाइनिंग कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप सप्लाई ऑफ सर्विस ही दे रहे हो। साथ ही साथ अगर 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 कोई मुझसे बोलता है कि आप पढ़ाना छोड़ दो, इसके बदले हमसे 10 करोड़ रुपया ले लो, तो ये मैंने क्या करा? सर मैंने फॉरबिडन करा किसी एक्ट को। याद है हमने बोला था कंसिडरेशन कुछ करने के लिए भी होता है और कुछ ना करने के लिए। कंसिडरेशन कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, ये ऑब्लिगेशन जो आप ले रहे हो, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट, बोलो क्या करना है? बोलो भैया, सर इसको सप्लाई ऑफ सर्विस ही किया जाएगा। नेक्स्ट है, आपने वापस राइट टू यूज दिया एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, वापस सप्लाई ऑफ सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट को भी अब हम हमेशा क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। एक तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान रखना, एक इस बात को, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स जो आपने इंटेंडेड फॉर सेल है, अभी बना नहीं है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टी बुक करोगे ना, तो हमेशा ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। एक बार फ्लैट बन के तैयार हो गया, उसके बाद आप खरीदने गए, ये मोबाइल प्रॉपर्टी की परचेज है, जीएसटी से बाहर हो जाएगी। ये था दोस्तों एसओजी, सप्लाई ऑफ गुड्स, और एसओएस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। खास बात, जिसमें परमानेंट और ट्रांसफर आ जाए, गुड्स में नेचर टेम्पररी हो, सर्विसेज। इतनी सी बात से भी आप क्वेश्चन कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3 की क्या क्या चीज सप्लाई वर्ड से बाहर। इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो बेसिकली जैसे ये सप्लाई से बाहर हुई, हमारा सेक्शन 7 नहीं लग पाए, फिर इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। पहला, सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। ओ, सर्विस एग्रीमेंट है सर, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, क्या इस पे सर्विस टैक्स लगा दोगे, जीएसटी लगा दोगे? ना। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर आप पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, सीएजी हो, आप किसी पोस्ट के चेयरमैन हो गवर्नमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप एमपी हो, एमएलए हो, सरपंच हो, पार्षद हो, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है। आप बोलोगे नेता क्या बोलता है? मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ, तो सेवा मतलब सर्विस, सर्विस का इंग्लिश वर्ड लग गया, तो क्या अपन जीएसटी लेने लग जाएंगे उससे, या वो अपने से जीएसटी लेने लग जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, बाहर कर दिया। नेक्स्ट, इसी तरह ये 3 केसेस तो हो गए अपने किसके?
पार्लियामेंट्री पोजीशंस या कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स के हो गए। फिर आप जान रहे हो अंतिम क्रिया, फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियम, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, काहे को जीएसटी ले रहे हो। कोर्ट, न्याय वैसे ही नहीं मिलता जज साहब, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगती है, भैया सस्ता रखो। कोर्ट कई बार आपसे केस लगाने की फीस लेती है, इस पे जीएसटी अप्लाई मत करना। हमने बोला एक्शनेबल क्लेम काहे में आएगा, गुड्स में आएगा, लेकिन एक्शनेबल क्लेम को यहाँ बाहर कर दिया, एक्सेप्ट 3 चीजें, लॉटरी, बैटिंग और गेमलिंग। तो 2 बड़ी बातें बॉस, क्या एक्शनेबल क्लेम गुड्स में है? हाँ। क्या उन सब पे जीएसटी लगेगा? ना। तो फिर गुड्स में क्यों लिया? सर गुड्स में लेके यहाँ शेड्यूल 3 में डाल दिया, एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में डाल दिया, मतलब नेगेटिव लिस्ट, एक्सेप्ट बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। क्लियर मालिक? इसी तरह आप सिर्फ जमीन बेच रहे हो तो सर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट ये शेड्यूल 2 पैरा 5 भी जो अभी पढ़ा था ना मल्टी वाला केस, ये पैरा 5 भी है भैया, इसका पैरा 5 भी शेड्यूल 2 का पैरा 5 भी को छोड़ दे तो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आपको जीएसटी देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ यूएस और श्रीलंका के बीच का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे इसमें? कुछ नहीं करेंगे, इसको भी जीएसटी से बाहर कर दो। कस्टम के लिए क्लियरेंस हो रही है, उस पर भी जीएसटी से बाहर कर दो, बोलो भैया, है ना। तो ये कुछ केसेस ऑलरेडी जीएसटी से बाहर है, नेगेटिव लिस्ट का पार्ट है। चलिए दोस्त, ये सब हमने पढ़ लिए। ये लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग ध्यान रखिए, है ना। 28% का जीएसटी है, ये भी आप ध्यान रखिए। एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी पे गुड्स आ रहे हैं, जैसे यूएस से श्रीलंका, मत लेना, जीएसटी अपने लिए नहीं लगेगा। ये था शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 बोलता है बिना कंसिडरेशन के भी इन 5 पैराग्राफ्स में आपको जीएसटी देना है। शेड्यूल 2 बोलता है हमने डिवीजन दे दिया मालिक, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस का, आप टेंशन ना करो, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। शेड्यूल 3 बोलता है कुछ चीजों को हम सप्लाई से बाहर करते हैं, मतलब उन पे जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई से बाहर किया है ना। फिर क्या हुआ, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होती है? सर कंपोजिट सप्लाई का सेक्शन है 230, मिक्स का है 274, सबसे पहले याद करो, है ना। मिक्स का है 274 और ये है 230, 230, 274। कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है सर, एक से ज्यादा आइटम आप एक साथ बेच रहे हो, लेकिन इसमें एक आइटम प्रिंसिपल है, ध्यान रखना, एक आइटम एक मेन है, एक मेन है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, नेचुरल बंडलिंग। बोलो क्या नाम दिया था, नेचुरल बंडलिंग क्या आर्टिफिशियल बंडलिंग? सर नेचुरल बंडलिंग है तो कंपोजिट सप्लाई। नेचुरल कैसे होती है सर, एजुकेशन के साथ आप हॉस्टल, मेस, ट्रांसपोर्टेशन ये सब देते हो, ये नेचुरल है। लेकिन मोबाइल के साथ चॉकलेट तो इन आपस में इनका कॉम्बिनेशन समझ नहीं पड़ रहा, ये मिक्स्ड है। मोबाइल के साथ आप बैटरी दो, चार्जर दो, सर ये समझ पड़ता है। कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड, माउस ये सब दो, ये समझ पड़ता है, दिस इज कंपोजिट। तो कंपोजिट सप्लाई कौन करेगा, टैक्सेबल पर्सन। 2 तरह की बंडलिंग होती है, एक नेचुरल बंडलिंग, एक आर्टिफिशियल। जब आप मोबाइल के साथ चार्जर देते हो नेचुरल, इट्स ओके, चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप जबरदस्ती 2 चीजों को जोड़ते हो, जैसे कि मोबाइल के साथ चॉकलेट, तो फिर ये नहीं चल पाएगा, फिर ये बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। क्लियर मालिक? अंतर क्या होगा सर, जब आप कंपोजिट सप्लाई करते हो, आप कॉम्बिनेशन लेते हो एक से ज्यादा गुड्स या सर्विस का, जो नेचुरली बंडल्ड है, जो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम माना जाएगा कि उसमें एक सप्लाई मेन होती है और बाकी सब उससे रिलेटेड। तो हम जो मेन पे रेट लगता है, जैसे मेन सप्लाई पे 18% लग रहा है, तो वही चार्जर पे भी लग जाएगा, वही बैटरी पे भी लग जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई कर रहे हो, नेचुरली बंडल्ड है, और मेन वर्ड है आप इनकी सिंगल प्राइस ले रहे हो। पूरा मोबाइल आ गया 40,000 में, उसमें सब कुछ आ गया। फिर ध्यान रखिएगा, इसमें एक सप्लाई, उसकी मेन सप्लाई, तो आप क्या खरीदने गए थे, मोबाइल की बैटरी, उसी के साथ क्या आ गया, उसी के साथ बैटरी आ गई, चार्जर आ गया, बोलो ना। कार खरीदने गए तो एसेसरीज अपने साथ ही आ गई, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम, जैसे कि एसी, नेचुरली हो, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। आप मेक माई ट्रिप से अगर कोई ट्रिप बुक करते हो तो सर उसमें रहने का पैसा, घूमने का पैसा, टिकट्स का पैसा ये शामिल है, नेचुरल बंडलिंग है सर ये भी। मैं कोचिंग लेता हूँ, उसके साथ नोट देता हूँ, नेचुरल बंडलिंग है सर ये भी। तो मिक्स सप्लाई का 274 क्या बोलता है, जब 2 या 2 से इंडिविजुअल सप्लाई आप जोड़ रहे हो, एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन प्राइस भी एक रख रहे हो, लेकिन उसमें से कोई भी कंपोजिट नहीं हो पा रही, मतलब एक कोई प्रिंसिपल सप्लाई है क्या यहाँ पे, नहीं है। अब एसी के साथ आप मोबाइल बेच रहे हो, आपस में कोई कनेक्शन नहीं, एसी के साथ रिमोट दो, समझ में आता है, वो कंपोजिट है। तो मिक्स सप्लाई अगर आपने एक ही प्राइस पे जानबूझ के डेलिबरेटली, जिसको हमने बोला डेलिबरेटली मतलब आर्टिफिशियली जानबूझ के जोड़ रहे हो, क्यों सर 2 प्रोडक्ट जानबूझ के इसलिए जोड़ रहे हो, एक का रेट है 18, एक का रेट है मान लो 8, आप चाह रहे हो कि 8 में ही चला जाए प्रोडक्ट, तो गवर्नमेंट भी चिढ़ गई और गवर्नमेंट ने बोला हम हाईएस्ट रेट लगा देंगे, हम हाईएस्ट रेट लगाएंगे आपके ऊपर अगर आपने इस तरह की कोई कोशिश की तो बोलो कंपोजिट और मिक्स में अंतर क्या, सर जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है सब मिक्स,
कंपोजिट में एक सप्लाई हमेशा प्रिंसिपल सप्लाई होती है और बाकी सब उससे रिलेटेड सप्लाई। बोलिए दोस्तों, आई क्या बात समझ में? तो आप एक्टिवा खरीदने गए, उसमें एसेसरी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका पार्ट है। लेकिन आप एक्टिवा खरीदने गए, उसमें अब आपको अगर कोई मोबाइल बेच रहा तो कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। आप बुक खरीदने गए, उसके साथ सीडी आ जाए, बुक के साथ सीडी लगी हुई है ताकि आप उसको ऑनलाइन पढ़ सको, दैट इज मिक्स्ड की कंपोजिट। अरे सर, बुक और सीडी तो फिर कंपोजिट हुई, लेकिन बुक के साथ आप मोबाइल बेच रहे हो, बुक के साथ आप शराब बेच रहे हो, तो सर ये नहीं चल पाएगा। और हाईएस्ट रेट दोनों सारे उन जो भी कॉम्बिनेशन आपने किए उन सब पे हाईएस्ट रेट लगेगा। तो कंपोजिट और मिक्स का सबसे बड़ा डिफरेंस, कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है वही बाकी प्रोडक्ट्स पे लगेगा, लेकिन मिक्स्ड सप्लाई में हाईएस्ट रेट लगेगा उन पे। भले ही वो कुछ हो सकता है, आपने जो 3 गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाया उसमें से मान लो एक एग्जम्प्ट था, इस एग्जम्प्ट वाले पे भी क्या लग जाएगा। तो खुदा का खौफ कर, गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है, करना मत 12 बजा देंगे तेरी, ऐसा गवर्नमेंट धमकारी भाई। मिक्स्ड सप्लाई में अगर हाईएस्ट रेट लगेगा तो मालूम पड़ा एग्जम्प्ट वाले गुड्स पे भी आपका रेट लग गया। तो नेचुरल बंडलिंग पे हाईएस्ट रेट नहीं लगता, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगता है, आर्टिफिशियल हाईएस्ट रेट अप्लाई होगा। ध्यान रखिएगा इस बात। लो भैया, है ना, क्लियर है। ये 2-3 कुछ केसेस थे, ये हमने क्लास में पढ़े थे, अभी आप रोक सकते हैं। लेवी और कलेक्शन के लिए सबसे पहला जीएसटी लेवी कब होगा, पॉइंट ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा। सेक्शन 15 आपको क्या बताएगा सर, वैल्यू बताएगा। टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता है, 2 तरीके होते हैं, एक होता है एफसीएम, एक होता है आरसीएम। एफसीएम में ए अगर सेलर है तो वो बी को बिल बना के देगा, बी उसको टैक्स देगा और ए ऐसा कैसी गवर्नमेंट को। तो ए अपना फॉरवर्ड करता है लायबिलिटी और बी पे करता है, ए को तो बी पे करता है, ए को तो ए पे करता है गवर्नमेंट। लेकिन रिवर्स चार्ज में बोला गया जो बायर है वो खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे, एक का कोई रोल नहीं होगा। ऐसा कब होगा, जब गवर्नमेंट को लगता है कि हम इसको परेशान नहीं करना चाहते, जब गवर्नमेंट को लगता है इससे टैक्स वसूल करना पड़ा, तो फिर क्या करें, तो सीधे सीधे जो परचेजर है, जो बायर है, जो बी है, जो रेसिपेंट है, उसको ही बोल दो कि भाई तू खुद ही दे दे। तो याद ध्यान रखना, एफसीएम में आपका जो सप्लायर है वो पहले टैक्स कलेक्ट करेगा और फिर गवर्नमेंट को देगा, जबकि यहाँ सीधे रेसिपेंट ही सीधे सीधे गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दे। ध्यान रखना, रेसिपेंट जब तक डायरेक्टली पे नहीं कर देगा तब तक इसको क्रेडिट नहीं मिलेगी, ये बात आप ध्यान रखना। 2 चीजें हो गई हमारे पास, ठीक। फिर आती है वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई और बेसिक रेट्स। रेट्स कितने हैं, देखो रेट्स हमारे पास है सर्विस के लिए 5%, 12%, 18%, 28%। गुड्स का भी देख लेते हैं, कहाँ गया, ये रहा गुड्स का। गुड्स का रेट देखो भैया, 0.25, 3, 5, 12, 18 और 28। तो अब ध्यान रखना इसमें 18 में 9 दोनों किसके हैं, सीजी प्लस एसजी। 12 में 6 प्लस 6 का कॉम्बिनेशन है, 28 में 14 प्लस 14 का कॉम्बिनेशन है। ध्यान रखना हाईएस्ट रेट वैसे कहां तक जा सकता है, 40 तक, हालांकि अभी लगाया कितना है 28, तो 14 प्लस 14। ध्यान रखिएगा हाईएस्ट रेट कहां तक जा सकता है, 20 प्लस 20, 40 तक। ये 40 प्लस 40 करोगे, ये 12 बजाओगे क्या, 40 करोगे 12 बज जाएगी जनता की। 20 प्लस 20 इज द हाईएस्ट रेट, मतलब 40% तक जीएसटी जा सकता है। अभी हाल फिलहाल हाईएस्ट रेट क्या रखा गया, 28%। ये थे गुड्स के 5 रेट, 0.25, 3, 5, 12, 18 और 28, ये 6 अलग अलग रेट। साथ ही सर्विस के रेट देखें तो 5, 12, 18 और 28 इक्वली डिवाइडेड है, तो 28 मतलब 14 प्लस 4। बात समझ क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट जो हम देखेंगे वो है कंपोजिट सप्लाई का। तो कंपोजिशन सेक्शन 10 जो हमने देखा था उसमें 2 हिस्से करने पड़ते, एक है गुड्स के लिए भी पोजीशन, एक है सर्विस। गुड्स के लिए सेक्शन 10(1) क्या बोलता है, हमारी 10(1) बोलता है अगर पहले आप ये भी पाओगे कि नहीं, यूं क्यों पहले कंपोजिशन कंपोजिशन स्कीम हम लें तो क्यों लें। देखो कंपोजिशन स्कीम इसलिए क्योंकि अपन पहले तो एक वर्ड यूज करते हैं छोटा बिजनेस, हाँ छोटा बिजनेसमैन जो सारी जीएसटी की कंप्लायंस करने गया तो वो परेशान हो जाएगा। छोटा बिजनेसमैन जो कई बार ठेला गाड़ी पे भी माल बेच लेता है, छोटा बिजनेसमैन छोटी छोटी दुकानें चला रहा है, जैसे तैसे बिजनेस कर रहा है, अब उसको कंप्लायंसेस में मत उलझाओ आप। जीएसटी में बहुत सारी कंप्लायंस, गवर्नमेंट ने बोला आप चाहो तो हमसे कंपोजिशन स्कीम ले लो, आपको बार बार रिटर्न फाइल नहीं करने पड़ेंगे, बार बार टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना पड़ेगी, आपको बहुत बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बिल्कुल नहीं करना पड़ेगी, आपके कंप्लायंसेस कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, आप बहुत आराम से अपना बिजनेस, तो पूरा फोकस बिजनेस पे लगाओ, आपकी इच्छा होती है ये करो। लेकिन उसके लिए कौन एलिजिबल है जो ये स्कीम ले,
कौन है वो जो ये स्कीम ऑप्ट कर सकता है? पहला क्वेश्चन आता है क्या सारे बिजनेसमैन ये स्कीम ऑप्ट कर लेंगे? हाँ, वही बिजनेसमैन स्मॉल टैक्स पेयर कहलाएगा इसका एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर 1.5 करोड़ से कम रहा, 0.5 करोड़, और दूसरे कुछ स्टेट्स में यही 1.5 करोड़ की 75 लैक्स भी। तो मेरे पास दो लिमिटें चेक करने, 1.5 करोड़ से नीचे हो तो, और 75 लाख वाली लिमिट किस किस पे लगती है नाम याद करें, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, आखिरी है तो ये 7 तो सेवन सिस्टर्स में आ जाओगे आप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, एमएमएम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, एनएस और अपना बचा ये स्टेट को छोड़ देता। अगर कोई एमपी में है तो वो 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर पिछले साल अगर है तो भी वो कंपोजिशन ले सकता है। मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ छोटा सा, सपोज आपका टर्नओवर है 76 लाख प्रीसीडिंग ईयर का मतलब 2020। अब आप बोलोगे सर मैं तो एमपी वाला हूँ, मैं तो कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूँ। बोलेगा सर मैं तो दिल्ली वाला हूँ, ये भी आप कंपोजिशन ले सकते हो। लेकिन कोई बोलेगा सर मैं मिजोरम से हूँ, हम बोलेंगे भाई अब आप कंपोजिशन नहीं ले पाओगे इस साल, मतलब कब 21-22 में। तो 21-22 में आप कंपोजिशन ले सकते हो या नहीं, इसके लिए आपको पहले अपना पिछला साल देखना पड़ेगा। पिछले साल का क्या गिनना है सर, एग्रीगेट टर्नओवर। क्वेश्चन आता है सर एग्रीगेट टर्नओवर क्या क्या है, पिछले साल के ये भी एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या है। तो पहले तो 2021 का आपको टोटल चेक करना चाहिए ताकि पता लगा पाए कि हम कंपोजिशन ले सकते हैं कि कंपोजिशन ले ही नहीं सकते। अगर आप कंपोजिशन ले सकते हो तो फिर से सोचना कि हम रेगुलरली टैक्स पे करें, रेगुलर स्कीम में जाएं कि कंपोजिशन स्कीम जाएं, या आपके ऊपर है, या ऑप्शन है चॉइस है। हाँ, आपको कंपोजिशन मिल ही नहीं रही है तो आप वैसे भी हमेशा कहाँ पर हो, रेगुलर स्कीम। एग्रीगेट टर्नओवर के फार्मूले में ध्यान रखना, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई जिसमें एक्सपोर्ट भी आ गया, इंटर स्टेट सप्लाई ऑल इंडिया बेसिस पे किया जाएगा। क्या क्या नहीं आता, पहला टैक्सेस वैल्यू में कभी नहीं आते, टर्नओवर में टैक्सेस थोड़ी नहीं आएंगे, इस तो वैल्यू है ना, सॉरी टर्नओवर तो वैल्यू है ना, टर्नओवर वैल्यू है, वैल्यू में टैक्स थोड़ी नहीं लेंगे, पर वैल्यू अलग होती है 100, वैल्यू जीएसटी 18 रुपए, टैक्सेस मत लेना। दूसरा, आप टर्नओवर बोल रहे हो मतलब सेल बोल रहे हो कि परचेज, डेली बोल रहे हैं। तो अगर कोई केस में ये एक्स है, एक्स अपना टर्नओवर गिनेगा, तो किसी केस में इनवर्ट सप्लाई पे अगर उसने खुद ने टैक्स पे करा हो मतलब आरसीएम में, तो क्या ये टर्नओवर है? नहीं सर, ये परचेज। तो परचेज हम बॉक्स बना के देख रहे हैं, ये परचेज है तो परचेज कैन नॉट बी टर्नओवर। तो उन्होंने ये भी बोला आरसीएम में आप खुद जो टैक्स पे करोगे दैट कैन नॉट बी टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर देखना 1.5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए कि कम, सर कम है लास्ट ईयर, लेस देन है, या 75 लाख से कम होना चाहिए इन स्टेट्स में। मैं बोलते जा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और आखिरी है यूके, उत्तराखंड। अब इसमें क्या होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आर नॉट इंक्लूडेड, ये तो अपन ने देख लिया क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं सर, हम तो टर्नओवर की बात कर रहे हैं। हम टर्नओवर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली फिर हम परचेज की बात थोड़ी ना करेंगे, परचेज वाला अमाउंट थोड़ी ना लेंगे। बोलिए दोस्त, दूसरी बात, खास बात और क्या कंडीशन है, देखो सबसे पहला आपका रजिस्ट्रेशन तो है लेकिन आप जीएसटी चार्ज करोगे क्या, चार्ज नहीं करेंगे। तो पहली रेस्ट्रिक्शन, कंपोजिशन वाला टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा, इसकी जगह वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। दूसरा, क्या वो सेल करते समय, मैं बॉक्स बना देता हूँ, क्या वो सेल करते समय कभी भी, ध्यान से देखना, ये मेरा बिजनेस है, मैं यहाँ से जब सेल करूंगा, जब मैं यहाँ से सप्लाई करूंगा, आउटवर्ड सप्लाई है ना, क्या बोलते हैं इसको, आउटवर्ड सप्लाई, तो मैं 100 रुपए के बिल में क्या जीएसटी जोड़ पाऊंगा? सर आप जीएसटी जोड़ रहे हो तभी तो आप पोजीशन में, जीएसटी नहीं जोड़ूंगा। इसी का मैंने जब परचेज किया था तो मैंने परचेज की थी 50 रुपीज प्लस 10 रुपए जीएसटी, क्या मुझे इसकी क्रेडिट मिलेगी? सर कंपोजिशन का हमने एक बेसिक रूल बनाया था, ना क्रेडिट दे सकता है, दे सकने का मतलब आप यहाँ पे जीएसटी ऐड नहीं कर रहे हो, जो भी आपसे खरीदेगा उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि आप आउटपुट ही नहीं दे रहे हो, तो उसका इनपुट कहाँ से आएगा? तो ना तो आप क्रेडिट दे सकते हो, ना क्रेडिट जो परचेज करते समय लाए थे ना, क्रेडिट ले भी नहीं सकते। ये दो बड़ी रेस्ट्रिक्शन है आपके पास, इसीलिए बोला गया कंपोजिशन में आप क्रेडिट नहीं ले सकते। तो ये 10 रुपए का जो आपका जीएसटी है, ये कहा, हमारा बेसिक रूल क्या था, बिजनेसमैन चिल्ला चिल्ला के क्या बोलता है, या तो मुझे क्रेडिट दो नहीं तो मैं इसको कहाँ ऐड कर दूंगा कॉस्ट में। तो बोले दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, ना तो आप क्रेडिट ले सकते हो, बोलो क्योंकि, और आप जीएसटी कलेक्ट भी नहीं कर रहे हो तो आप क्रेडिट दे भी नहीं सकते हो। देखो दोनों चीजें मना कर दी। बोलो भैया,
जो इन लोगों से खरीदेगा, मान लो अपना पपलू जो है वो बिजनेस, पपलू से जो भी खरीदेगा, सपोज एक्स खरीद रहा है, तो क्या इसको कोई क्रेडिट मिलेगी? ना सर। पपलू बिल बनाएगा 100 प्लस डैश का, कोई जीएसटी नहीं है। क्या पपलू को खुद को क्रेडिट मिल पाएगी जो उसने वाई से खरीदा था? ना। तो भैया अपना डायग्राम ऐसा जाता है, ये है एक्स, ये पपलू, ये है वाई। पपलू ना क्रेडिट ले पाएगा ना क्रेडिट दे पाएगा। क्या देखा जाए तो इसने क्रेडिट की चेन तोड़ दी आपकी। यस, अगर दो रजिस्टर्ड लोगों के बीच में एक कंपोजिशन वाला आ जाएगा, क्रेडिट चेन टूट जाएगी। तो एमसीक्यू के एंगल से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहला तो एग्रीगेट टर्नओवर पे क्वेश्चन आ सकता है, क्रेडिट लेंगे नहीं लेंगे इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, ध्यान रखिए। बड़े बड़े अक्षरों में इनको लिखना पड़ेगा कि हम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, हमारे नोटिस करना पड़ेगा हमको, ताकि जो भी हमसे बिजनेस करना चाहे समझ जाए कि ये व्यक्ति हमको क्रेडिट ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। कौन कौन कंपोजिशन से बाहर है सर? सबसे पहला तो ये चूंकि गुड्स का सेक्शन है 10(1), 10(1) गुड्स का सेक्शन है। 1 मिनट, ये पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और, सर फिर ये टैक्स कैसे देंगे? ये तो 100 रुपए प्लस डैश कर रहे हैं, जीएसटी जोड़ ही नहीं रहे हैं। तो सर ये टैक्स देंगे किस बेसिस पे? क्वार्टरली, 3 महीने में। हर क्वार्टर के बाद कैसे निकालेंगे सर टैक्स इनका? सर नॉर्मली तो हम बोलते हैं वैल्यू इनटू रेट, अभी भी बोलना वैल्यू इनटू रेट है, लेकिन 3 महीने का टर्नओवर लेना पड़ेगा, इनटू रेट कर दो, 1% रेट हो सकता है, रेट अब याद कर लेंगे। तो फार्मूला क्या लगेगा सर? टर्नओवर जो भी इनका रहा 3 महीने का, उसमें रेट का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका जीएसटी। क्योंकि हर महीने पे नहीं करेंगे, क्वार्टरली पेमेंट हो। फार्मूला बहुत सिंपल, टर्नओवर इनटू रेट में यहाँ सीजीएसटी का रेट और एसजीएसटी दोनों शामिल होंगे। देख लो कंपोजिशन स्कीम में अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके लिए रेट क्या होगा? आपको मुझसे क्या पूछना चाहिए? सर रेट तो बताओ। टर्नओवर तो चलो बिजनेसमैन खुद बताएगा, रेट तो बताओ। टर्नओवर तो उसने बता दिया 40 लाख। तो हम बोल रहे हैं अगर वो मैन्युफैक्चरर है, ध्यान रखना 40 लाख पर 1% का जीएसटी लगेगा। 1% क्यों? 0.5 सीजीएसटी, 0.5 एसजीएसटी। लेकिन इसमें एक खास बात है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्लास में बहुत एम्फेसिस किया था, बहुत फोकस किया था इस बात पे कि जब आप टोटल रेट लोगे तो वो टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट दोनों पे लगेगा। इसका मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ, देखिए चेक करते हैं। सपोज आपका टोटल टर्नओवर कितना है इस क्वार्टर का? 3 लाख। और आप मैन्युफैक्चरर हो या आप ट्रेडर हो, दो अलग अलग बातें। या तो आप मैन्युफैक्चरर हो या आप ट्रेडर हो, ये बीच वाला पॉइंट बाद में पढ़ेंगे ना। पहले पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरर के लिए 1% लगा। क्यों? ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने बोल दिया कि उसका टर्नओवर 80 लाख है, उसमें से 40 लाख टैक्सेबल टर्नओवर है और 40 लाख एग्जम्प्ट टर्नओवर है। मैन्युफैक्चरर के लिए पूरा लिया जाएगा 80 लाख का 1%। 1% रेट किसका है? ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एग्जम्प्ट एंड टैक्सेबल बोथ। लेकिन यदि आप यही चीज ट्रेडर के लिए निकाल रहे हो, वो बोल रहे हैं हम यहाँ 1% तो लेंगे लेकिन सिर्फ टैक्सेबल वाले पार्ट, तब इस 40 लाख का लेंगे, पूरे 80 लाख का नहीं निकालेंगे 1%। तो बड़ा चेंज बोलो क्या आया दोनों में? दोनों केस क्या ध्यान रखने का एग्जाम? अभी वो बोलते हैं मैन्युफैक्चरर का टर्नओवर 80 लाख है, उसमें से 50 लाख टैक्सेबल है, 30 लाख एग्जम्प्ट है, तो भी हम पूरे 80 लाख पे 1% लेंगे। लेकिन अगर वो यही डाटा 80 लाख का आपको ट्रेडर के लिए दे दे और बोले 50 लाख टैक्सेबल टर्नओवर है, 30 लाख की सेल एग्जम्प्ट टर्नओवर है, तो हम सिर्फ 50 लाख का ही 1% लेंगे। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ लिखा है टैक्सेबल प्लस एग्जाम, यहाँ लिखा है सिर्फ टैक्सेबल। अब सर 10(1) तो गुड्स का था, हाँ, लेकिन इसमें एक सर्विस कवर कर ली इन्होंने। गुड्स का था लेकिन एक सर्विस कवर कर ली। सर्विस कौन सी है? रेस्टोरेंट सर्विस, जिसमें आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कोई चीज सप्लाई कर रहे हो अदर देन लीकर। तो ध्यान रखना 10(1) में सारे गुड्स के लिए कंपोजिशन लिया जा सकता है और एक सर्विस, कौन सी सर्विस? रेस्टोरेंट सर्विस। तो 10(1) किस पे नहीं लगता? तो हम बोलते हैं सारी सर्विसेज पे नहीं लगता एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस। आपस से बोलो 10(1) किस पे लगता है सर? सारे गुड्स पे लग सकता है, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो कि ट्रेडर, आप कंपोजिशन ले सकते हो। अगर 1.5 करोड़ 75 लाख की लिमिट कम है आपका तो ओके ले लेना। उसके बाद रेट बोल दिया 1% ऑफ टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट और 1% ऑफ टैक्सेबल। अब एक बीच में आ गई सर्विस। गवर्नमेंट ने 10(1) में रेस्टोरेंट सर्विसेज कवर किया कि अगर मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूं तो मैं पूरे टर्नओवर का 5% टैक्स पे कर दूंगा ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट बोथ। तो अगर मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूं और मेरा टर्नओवर 40 प्लस 40 है, ये वाला 40 टैक्सेबल 40 एग्जम्प्ट सप्लाई, तो भी मेरा 80 लाख पे ही टैक्स निकलेगा। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम, 80 लाख आपका टोटल बिल ऑफ सप्लाई है। मैंने पूछा उसमें से टैक्सेबल एग्जाम का बाइफर्केशन है, आपने बोला हाँ 40 टैक्सेबल 40 एग्जाम। ध्यान रखना यहाँ पर एग्जाम और टैक्सेबल दोनों सप्लाई के ऊपर टैक्स लेना है। 1%, 5%, 1% का टैक्स है, रेट है। खास बात, एक सर्विस 10(1) में कवर्ड है, ओनली वन सर्विस इज कवर्ड अंडर 10(1). बोलिए भाई।
क्लियर है? ठीक दोस्तों, अगर ये तो था कि लास्ट ईयर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और आप कहाँ बैठे हो एमपी में, तो आपने बोला चलो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए हम कंपोजिशन ले लेते हैं 10-1 में। लेकिन ये 79 लाख का टर्नओवर आपका मिजोरम में होता तो मैं बोलता भैया इस बार आपको कंपोजिशन, ये तो था लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर जो ये चेक करने में मदद करता है कि हम सेक्शन 10(1) ले भी सकते हैं या नहीं। अब बात करते हैं करंट ईयर की दोस्तों। करंट ईयर में जिस दिन आपका टर्नओवर, मान लो 15 अक्टूबर का आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया, क्या अब आप कंपोजिशन, सर लास्ट ईयर का क्या देख रहे थे? अरे भाई, लास्ट ईयर का 1.5 करोड़ इसलिए देख रहे थे ताकि हमको समझ पड़े कि इस बार हम कंपोजिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। अब करंट ईयर में जब टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस हो जाएगा तो सर यहाँ से यहाँ तक तो आप 10(1) में क्वार्टरली बेसिस पे टैक्स दे रहे थे, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे थे, आप कंपोजिशन के प्लेयर थे। लेकिन जैसे ही आपका 15 अक्टूबर को 1.5 करोड़ क्रॉस होगा, 16 अक्टूबर से आप जीएसटी में आ जाओगे, टैक्स इनवॉइसेस बनाओगे। जीएसटी में आने का मतलब, अरे सर टैक्स इनवॉइसेस बनाना शुरू कर देना अब यहाँ से, क्योंकि 15 अक्टूबर को आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख एज द केस में भी वो क्रॉस हो गया है। आपने शुरुआत किससे की थी? सर हमने 10(1) ऑप्ट किया था, ओके। लेकिन जैसे ही 1.5 करोड़ क्रॉस हुआ, गवर्नमेंट बोल रही भैया बड़ा व्यापारी हो गया तो ए बच्चा बड़ा हो गया रे, इसको अब रेगुलर में ले आओ, रेगुलर में। बोलो भाई, हाँ की ना? तो कंपोजिशन से आप रेगुलर में करंट ईयर में आ जाओगे। अब करंट ईयर में पूरे 21-22 में आपका टर्नओवर मान लो फाइनली रहा 2 करोड़। मुझे बताओ क्या 22-23 में आप कंपोजिशन ले पाओगे? नहीं सर, 22-23 में कंपोजिशन नहीं ले। तो 3 रेट है मालिक, 1%, 5%, 1%, 1% टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों सप्लाई का, टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई दोनों का, ये भी टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों का, लेकिन ट्रेडर को सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पर ही टैक्स दे। बोलिए मालिक। तो ये मैंने कंपोजिशन का मेजर पार्ट आपको सब कुछ समझा दिया। अब आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि कौन कौन कंपोजिशन नहीं ले सकता। पहला, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, सप्लायर ऑफ सर्विस एक्सेप्ट कौन? अरे रेस्टोरेंट को तो यही लेंगे ना, उसके अलावा सीए ले पाएगा क्या यहाँ पे? नहीं। सीएस ले पाएगा? नहीं। तो इलेक्ट्रिशियन ले पाएगा? नहीं। सप्लायर ऑफ गुड्स जिस पे टैक्स ही नहीं लगता, अरे ये तो एग्जम्प्ट है। जो सिर्फ एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहा है उसको टैक्स लगेगा क्या? नहीं। तो क्या वो कंपोजिशन लेगा? वो बोलेगा मैं कुछ भी नहीं लूंगा। तीसरा, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो आप बड़े व्यापारी हो। इसी में गुड्स के साथ सर्विस वर्ड भी जोड़ना भैया, पहले सिर्फ गुड्स था। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस करते हो तो आप अपनी दुकान से बाहर दूसरे स्टेट में माल बेचते हो तो ये नहीं ले सकते। खरीदने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप दूसरे स्टेट से परचेस करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंपोजिशन ले लेना। खरीदी कहीं से भी करो, इनवर्ड आउटवर्ड में अंतर करा उन्होंने। तो बोलो क्या बोला? नो रेस्ट्रिक्शन ऑन रिसीविंग द गुड्स, रेस्ट्रिक्शन इज ऑन आउटवर्ड सप्लाई। तो अगर आप बोलते हो कि मैं तो दूसरे स्टेट में भी माल बेचता हूँ, मेरी तो दूसरे स्टेट में भी ब्रांचेज है, मैं तो दूसरे व्यापारियों से भी डील करता हूँ स्टेट्स में, दूसरे स्टेट्स में, फिर आप छोटे व्यापारी। गवर्नमेंट एक कंपोजिशन स्कीम लेके आई, छोटे छोटे बिजनेसमैन छोटी छोटी दुकानों से बिजनेस कर रहे हैं। इको तो छोटा हो ही नहीं सकता। आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, रेडेटेड वाटर को बाहर कर दिया। सीटीपी और एनआरटीपी भी कंपोजिशन में नहीं आएंगे। तो रिपीट करो, कौन कौन कंपोजिशन में नहीं आएगा? सर रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के बाकी सब सप्लाई सर्विस, तो आप और मैं 10(1) ऑफ नहीं कर सकते। सीएस लोग, सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, गुड्स रिसीव करने का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सेल करने लग जाओगे बाहर, मैं एमपी का व्यापारी हूँ, अगर एमपी के बाहर सेल करने लग गया, बाहर हो जाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर और सीटीपी एनआरटीपी वाले भी ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। टैक्स कैसे निकालना है सर? टर्नओवर इनटू रेट। रेट हमने देख लिया, 1%, 5%, 1%, जीएसटी एसजीएसटी दोनों आ गया। इसमें टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों पे निकालना। टर्नओवर में भी देखना, टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों लेना है क्या? टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, यस। ये सब हमने क्लास में पढ़ा। अब बात आई सर कि हमने बोल दिया आप गुड सप्लाई कर रहे हो तो सर्विस सप्लाई मत करना। तो सपोज मैं क्या बेच रहा हूँ? मोबाइल। और अगर मैंने 1 रुपए की भी सर्विस दे दी तो सर आप बाहर हो जाओगे, ये लिखा हुआ है। रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के आप कोई सर्विस मत देना। अब प्रॉब्लम बताओ क्या डिस्कस की थी हमने? मोबाइल बेचने वाला अगर आपको मोबाइल बेचेगा और मोबाइल में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप वापस किसके पास आओगे? तो उसी शॉपकीपर। तो जो गुड्स बेच रहा है, मोबाइल, एसी, कूलर, टीवी, क्या वो थोड़ी बहुत सर्विस नहीं देगा? जैसे आप क्या बेच रहे हो? वॉचेस, घड़ी। घड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुई तो कस्टमर आपके पास ही तो आएगा कि सेल डाल दो, ये तो गुड्स हो गया, चलो सर्विस दे दो, रिपेयरिंग करवा दो। तो गवर्नमेंट की बत्ती जली कि इसको हम 10(1) दे रहे हैं और हमने बोल दिया तू सिर्फ गुड्स सप्लाई करना, और सिर्फ एक रेस्टोरेंट सर्विस वाले को हमने अलाउ किया। अगर वो गुड सप्लाई करने वाला थोड़ी बहुत मार्जिनली दे दे तो चलेगा। कितनी दे सकता है वो देख लेना, ध्यान से देखो।
10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग। मान लो पिछले साल आपका टर्नओवर 70 लाख था, तो 10% नहीं, 70 लाख कब था, 20-21 हो गया 7 लाख या 5 लाख, विच एवर इज हायर। आप 7 लाख तक की सर्विस करंट ईयर में दे दोगे तो भी 10(1) के लिए आप एलिजिबल हो। कोई जीएसटी वाला आपसे ये नहीं बोलेगा कि भैया तुम तो सर्विस दे रहे हो, तुम 10(1) में नहीं आ सकते। तुम बोलोगे मैं आ सकता। क्यों आ सकता हूँ? क्योंकि मैं मार्जिनली सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा हूँ। बोलो दोस्तों, तो 10(1) अभी भी ले सकता हूँ, मैं 7 लाख तक की सर्विस दूंगा। लेकिन अगर मैंने 7 लाख 1 रुपए की सर्विस दे दी तो फिर मैं 10(1) से बाहर हो जाऊंगा। बोलिए मालिक, बात समझ में आई? क्लियर है? तो अब आपने 10(1) पढ़ा जिसमें सारे गुड्स वाले आ गए, जिसमें मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर आ गए, और एक सर्विस आ गई, वो है आरएसपी, रेस्टोरेंट सर्विस। अब बाकी सर्विस वाले जैसे कि सीए, जैसे कि सीएस, जैसे कि ब्यूटिशियन, जैसे कि डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, ये सब गुस्सा हो रहा है गवर्नमेंट से कि आपने गुड्स वालों के लिए तो कंपोजिशन बना दिया, सर्विस वाले छोटे सर्विस प्रोवाइडर नहीं होते क्या? आपने स्मॉल बिजनेसमैन तो बोल दिया, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर नहीं बोला। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, तुम्हारे लिए भी एक सेक्शन बना देते हैं 10(2)A। ये सिर्फ किसको लगेगा? फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस प्रोवाइडर। सर हमको स्मॉल वर्ड लगाना बहुत जरूरी है, फॉर स्मॉल सर्विस कंपोजिशन स्कीम 10(2)A फॉर स्मॉल सर्विस। बोले भैया कौन है स्मॉल? सर जिसका लास्ट ईयर टर्नओवर 50 लाख से कम रहा हो। गुड्स में हमने 2 लिमिट रखी थी, 1.5 करोड़ और 75 लाख। यहाँ पे लिमिट कितनी? 50 लाख। तो अगर एक ब्यूटिशियन, एक लेडी जो कि ब्यूटी पार्लर चला रही है, वो बोल रही मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर तो जो है 30 लाख ही था, एमपी में बिजनेस कर रही है, एमपी में प्रोफेशन चला रही ब्यूटी पार्लर, अपन बोलेंगे 50 लाख से कम है, आप चाहो मैडम तो 10(2)A में ऑप्ट कर लो कंपोजिशन। बोला इसका क्या फायदा? मैंने कहा देखो, एक तो आपको इनवॉइस नहीं बनाना पड़ेगा, आपको कंप्लायंसेस नहीं करनी पड़ेगी, आपका सिंपल फार्मूला लग जाएगा, टर्नओवर इनटू रेट। रेट कितना? 6, 6 मतलब 3 + 3, क्यों? एसजी। तो उसने बोला अच्छा इतना सिंपल है। मैंने कहा हाँ, क्वार्टरली पेमेंट करना रहेगा, आपको बार बार मंथली पेमेंट नहीं करना रहेगा। बोले ये तो बहुत सिंपल है। तो 50 लाख तक वो ये 10(2)A ऑप्ट कर लेगी। अगर 16 अक्टूबर को उसका टर्नओवर 50 लाख 1 रुपया हो गया तो क्या होगा? सर वो रेगुलर स्कीम में आ जाएगी मैडम, है ना? करीना ब्यूटी पार्लर वाली, करीना करके एक मैडम है, वो करीना ब्यूटी पार्लर चला रही। तो अपन ने बोला भाई 50 लाख तक आप भाई नहीं, अच्छा बेन नहीं, बेन तो बोलना ही नहीं सर, 10(2)A ऑप्ट कर सकते हो। बोलो मालिक। तो फैशन स्टाइलिस्ट, सैलून स्टाइलिस्ट, ये सब इसको ऑप्ट कर सकते हैं। रेस्टोरेंट वाला इसमें आएगा क्या? नहीं सर, रेस्टोरेंट वाला तो पहले ही ऊपर आ गया, किस में? 10(1). तो उसको तो रेट कितना लगेगा? 5% का कि 6% का? 5%। तो अगर आप छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स को हेल्प करना चाहो तो आप 10(2)A उनको ऑप्ट करवा दो। करंट ईयर में जब तक उनका टर्नओवर 50 लाख रहेगा तब तक वो कंपोजिशन रहेंगे। जैसे ही 50 लाख से ऊपर गया, रेगुलर स्कीम में कवर हो जाएंगे। करंट ईयर का टर्नओवर अगर 60 लाख चला गया तो अगले साल वो कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते। भैया ये भी एक क्वेश्चन। बोलो मालिक। हाँ है ना, ये 50 लाख की लिमिट है, 3+3 हमने देख लिया। बोलो भैया कौन कौन 10(2)A ऑप्ट नहीं कर सकता? पहला, जिसको एग्जम्प्ट सप्लाई करनी है वो क्या करेगा? 10(1) वो 10(2)A लेके। जिसको आउटवर्ड सप्लाई करना है वो छोटा बिजनेसमैन, छोटा प्रोफेशनल हो ही नहीं सकता, तो बड़ा आदमी। बोलो भैया इसमें भी गुड्स और सर्विस दोनों है। ये लाइन मैंने कटवाई थी आपसे। इको बड़ा है, इको छोटा हो ही नहीं सकता। आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, इनको 10(1) से बाहर किया तो ये कहाँ आ जाते अपने आप? 10(2)A में लीगली। इनको रोका कि नहीं नहीं तुम यहाँ भी नहीं आओ। सिमिलरली सीटीपी एनआरटीपी को भी हम। अब मुद्दा है सर ये एग्रीगेट टर्नओवर हम देखेंगे कैसे, पिछले साल का या करंट ईयर का? तो सुनो, आपका पेन नंबर पे जितने रजिस्ट्रेशन है उन सबको टोटल किया जाएगा ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ऑल इंडिया बेसिस मतलब पूरे भारत में आपका अगर अलग अलग जगह ब्रांचेस है, जैसे कि इंदौर, जैसे कि जयपुर, जैसे कि केरल में भी आपकी ब्रांच है, केरला में। अब क्या होगा ध्यान रखना, इन सब का टर्नओवर देखा जाएगा, ये 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख। जब सारे आपके पेन पे जितने भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनका टोटल किया जाएगा ऑल इंडिया बेसिस। सर पर मेरी ब्रांच अगर एमपी के बाहर है तो मैं ये ले पाऊंगा? मालिक, ब्रांच बाहर होने का किसने मना किया? सप्लाई मत करना एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे। देख लो वापस से, रेस्ट्रिक्शन गाय पे थी? रेस्ट्रिक्शन सर आउटवर्ड सप्लाई पे थी, ब्रांच खोलने पे थोड़ी ना थी। आप अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हो। पेन नंबर आपका ये टोटल में सब आएगा, एग्रीगेट टर्नओवर में सारी ब्रांचेस का टोटल आएगा, लेकिन आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच सप्लाई मत करना। अगर आपने ऐसा किया तो ये सप्लाई में चला जाएगा इंटर स्टेट और आप इस कंपोजिशन स्कीम बाहर हो जाओ। तो ब्रांचेस खोलने का मना है क्या?
खोलने का मना नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया अलग अलग 10 ब्रांच खोल लो। हम एग्रीगेट टर्नओवर जब ये 1.5 करोड़ 75 लाख और 50 का देखेंगे, सबका ऐड कर, देखो क्या लिखा है, सारे ऑफिसेज आएंगे, ऐसा लिखा है क्या? सारे ऑफिसेज आएंगे, बोलो भैया, हाँ है ना? तो है ना? क्या नहीं आएगा एग्रीगेट टर्नओवर में? ध्यान से देखो, अगर आपने एक्स ने वाई को लोन दिया, बदले में वाई ने इसको इंटरेस्ट पे किया, ये सप्लाई ऑफ सर्विस में या गुड्स में नहीं आएगा। ये इंटरेस्ट एलिमेंट, ये डिस्काउंट एलिमेंट, देखो ये लिखा हुआ है, मैंने आपको लिखवाया था, शैल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सर्विस। कौन सी एग्जम्प्ट? एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया किसको? अगर आप डिपॉजिट, लोन या एडवांस देते हो किसी को, आपने लोन दिया, डिपॉजिट दिया या एडवांस दिया, बदले में सामने वाला क्या देगा? सर वो इंटरेस्ट करेगा। तो इस इंटरेस्ट या डिस्काउंट एलिमेंट को आपको, इंटरेस्ट या डिस्काउंट एलिमेंट को आपको एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल नहीं करना है। अगर वो बोल दे कि एक्स ने गुड्स सप्लाई किए 40 लाख, सर गुड्स सप्लाई किए मान लो, और बढ़ा लेते हैं हम, एमपी में वो है एक्स, गुड्स सप्लाई किए 1,40,00,000 और उसके पास 20 लाख का इंटरेस्ट इनकम आया, तो वैसे देखा जाए तो टोटल 1.60 होता है। क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 क्या वो कंपोजिशन ले पाएगा? ये उसका लास्ट ईयर का डाटा है 2021। बोलो क्या करना है? क्या करना है? क्या वो कंपोजिशन ले पाएगा? सर वैसे देखा जाए तो ऐसा लग रहा है 1,60,00,000 हो गया, तो 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया है, वो तो उसको नहीं देना चाहिए, लेकिन ये वाला एलिमेंट आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल नहीं होगा। तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो 2021 का काउंट होगा वो होगा 20 लाख। तो आप 10(1) कर सकते हैं। ध्यान रखना 10(2)A में भी यही बात है, इंटरेस्ट वाली इनकम को या डिस्काउंट वाली इनकम को, सप्लाई ऑफ सर्विस चूंकि एग्जाम्प्ट है उसको शामिल मत करना। ऐसा क्यों बोलना पड़ा? सर ऐसा इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि ऊपर एग्रीगेट में क्या आ रहा था, ओ एग्रीगेट में हम क्या लेते हैं? एग्जाम सप्लाई। तो इस एग्जाम सप्लाई में से कौन सी एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं लेना है? जो आपने ये लोन, ये जो एडवांस, ये जो डिपॉजिट दिया जिसके बदले में आपको इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिला, वो यहाँ एग्जाम सप्लाई में काउंट मत करना। अलग से याद रखना पड़ेगी ये बात। क्यों? सर एग्रीगेट में हम टैक्सेबल भी ले रहे हैं, एग्जाम भी ले रहे हैं, तो मैं तो इसको भी ले लेता। एग्जाम है तो क्या हुआ, मैं तो टोटल में लेता ना। लेकिन उन्होंने बोला एग्रीगेट टर्नओवर में ये वाली इनकम काउंट मत करना, एग्जाम्प्ट सप्लाई लेते हैं, बाकी सारी एग्जाम्प्ट ले लेना, लेकिन ये वाली एग्जाम्प्ट मत लेना। एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन हो गया। तो लॉजिक समझ में आया क्या? लॉजिक समझ में आया क्या? देखा जाए तो मेरा टोटल वैसे टर्नओवर 160 हो रहा है, लेकिन वो बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ भाई ये एग्जाम सप्लाई है तो एग्जाम तो आती है, ये टैक्सेबल सप्लाई, ये एग्जाम सप्लाई, ये तो लेते हैं अपन एग्रीगेट टर्नओवर में भैया। गवर्नमेंट बोल रही है हाँ लेकिन ये एग्जाम सप्लाई मत ले। मेरा टर्नओवर सिर्फ कितना बचा? 1,40,00,000। तो मैं 21-10(1) ऑप्ट कर सकता। और एग्रीगेट टर्नओवर में 1 अप्रैल से लेके जब तक आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होते हो तब तक का टर्नओवर भी या क्लियर है बात। इसी तरह आप यहाँ पर ये जो 1% लेते हो ना, ये वाला टैक्सेबल सप्लाई इन द स्टेट, जो भी आपका इन द स्टेट मतलब एक स्टेट के अंदर ही है ना, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई तो अलाउड है ही। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई करने चल दिए तो आप कंपोजिशन से बाहर हो जाओगे। आप खरीद सकते हो, आप बेच नहीं सकते। इसीलिए स्टेट का टर्नओवर कैसे गिने? सर 1 अप्रैल से गिनना शुरू करो उसको, जो भी टर्नओवर हो उसका 1% देंगे। हाँ, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो जब रजिस्ट्रेशन होगा तो भी आएगा, तो टर्नओवर कब से? 1 अप्रैल से ही। इट क्लियर? कुछ बहुत सारी बातें हमने पढ़ी, चाहे तो इसको एक बार और पूरे पॉइंट को रिपीट। ध्यान रखना जो जीएसटी में कंपोजिशन में आएगा, अब वो जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। अगर उसने जीएसटी कलेक्ट करा तो ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, ध्यान रखना। और अगर ऐसा कर पाएंगे क्या, मैं एक ब्रांच पे कंपोजिशन ले लूं, एक ब्रांच पे कंपोजिशन, दूसरे पे रेगुलर? सर ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम टर्नओवर कैसे गिन रहे हैं? ऑल इंडिया बेसिस पे गिन रहे हैं ना हम। पेन तो एक ही है ना, और टर्नओवर कैसे गिन रहे हैं? ऑल इंडिया बेसिस। तो सर ऐसा ऑप्शन ये नहीं हो पाएगा कि एक ये ले लूं एक वो ले लूं, ऐसा नहीं होगा। हाँ लेना है तो या तो पूरा कंपोजिशन में चले जाओ या पूरा रेगुलर में चले जाओ। अब बात करते हैं इनके रूल्स की। कंपोजिशन में कुछ रूल्स दिए हुए हैं आपको, कौन कौन नहीं ले सकता ये हम पढ़ चुके हैं। वो सीटीपी, एनआरटीपी, ये बीच का पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आरसीएम वाले लोग कंपोजिशन ऑप्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। आरसीएम वाले लोग नहीं करेंगे, मतलब जो लोग 9394 में, सेक्शन 93 या 94 में आरसीएम के तहत टैक्स पे करने के लिए, तो कंपोजिशन
नहीं करेंगे। पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको और एरेटेड वाटर वाले ऑप्ट नहीं करेंगे। ये बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, बड़े-बड़े अक्षरों में लिखेंगे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। इंटीमेशन कब दोगे बॉस? सीएमपी 01 में आप इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट को, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। फॉर्म नंबर जीएसटी आरईजी 01 में आप पहले रजिस्ट्रेशन ले लेना, उसी में इंटीमेट भी कर देना। जैसे आपने इसी साल बिजनेस शुरू किया, अभी आपका रजिस्ट्रेशन में लूंगा सर। कब लोगे सर? जब टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख क्रॉस हो जाए। जब 20 लाख क्रॉस होगा उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन लोगे तो उसमें बता देना लेना चाह रहा हूँ कि रेगुलर में जाना। सूचना दे दें, इंटीमेट कर दें। फॉर्म नंबर आरईजी बोले भैया, क्लियर? ये ध्यान रखें। दूसरा, और क्या जानकारी देना है? इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन कब से मानी जाएगी सर? 1 अप्रैल से। अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हो, पिछले 5 साल से धंधा कर रहे हो, 1 अप्रैल से आपका को बताना पड़ेगा कि ये जो 1 अप्रैल आ रहा है मैं इसको लेना चाह रहा हूँ या नहीं लेना चाह रहा हूँ। अगर आप नए-नए बिजनेसमैन हो तो पहले तो रजिस्ट्रेशन लो। रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसके बाद बताना कि कंपोजिशन उसी में बता देना, या तो कि अभी अपन ने ऊपर पढ़ा रजिस्ट्रेशन लेते-लेते बता देना उसी में कि मैं कंपोजिशन लेना चाह रहा हूँ या नहीं लेना चाह रहा हूँ। बोले भैया तो इफेक्टिव डेट कब से होगी? एग्जिस्टिंग में 1 अप्रैल, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नया बिजनेस खोला है आपने इसी साल 21-22 में, तो अभी तो शुरुआत है सर। मैं पहले 20 लाख तक तो पहुंचूं, 20 लाख में पहुंच के रजिस्ट्रेशन करा लूंगा, उसी में बता दूंगा कि मैं रेगुलर से टैक्स देना चाह रहा हूँ कि कंपोजिशन। वैलिडिटी रहेगी कब तक सर? जब तक आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे और आप बाकी, जैसे आप इंटर स्टेट सप्लाई कर दोगे बाहर हो गए, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ हो गया बाहर हो गए, तो भैया सारी कंडीशन पूरी कर देना। पूरी कर दोगे तो चलते रहोगे कंपोजिशन में। जैसे ही तोड़ा आप कहां पे आ जाओगे? रेगुलर में। रेगुलर में आके इन्फॉर्म कर देना सीएमपी 04 में 7 दिनों में गवर्नमेंट को कि भैया वो मेरा टर्नओवर 16 अक्टूबर को या 15 अक्टूबर को 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया ड्यूरिंग द ईयर, पिछले साल नहीं, ड्यूरिंग द ईयर 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया है। अब कंपोजिशन नहीं ले पा रहा हूँ, अब मैं इस तारीख से इनवॉइस इशू करूंगा और मैं अब रेगुलर स्कीम का व्यक्ति हूँ। तो भैया अगर आपने कुछ गलती की, ऑफिसर को लगता है आप एलिजिबल नहीं हो ये कंपोजिशन ऑप्ट करने के लिए, तो वो आपको सीएमपी 05 में नोटिस देगा विद इन 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट आप बताओ कि क्यों ना आपका ये रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए या ये इसकी बाहर कर दिया। तो आपको शो कॉज नोटिस देंगे, 15 दिन में आपको जवाब देना है। आपके जवाब से अगले 30 दिनों में वो ऑर्डर पास कर देंगे। तो फॉर्म बोलो जीएमपी 01, यहाँ से पढ़ो सीएमपी 01 रजिस्ट्रेशन के लिए, जीएसटी आरईजी 01 लगता है, सीएमपी 01 इन्फॉर्मेशन के लिए था, सीएमपी 04 जिसमें आप रेगुलर से कंपोजिशन से रेगुलर में आ रहे हो, कंडीशन तोड़ रहे हो, 7 दिनों के अंदर इन्फॉर्म कर देना। जब कंडीशन टूटी, जैसे 15 अक्टूबर का आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया, 7 दिन 22 अक्टूबर तक इन्फॉर्म, आजकल तो ऑनलाइन होता है, कर ही दोगे। वो नोटिस दे सकता है कि हम आपका ये अलाउ क्यों करें, वो मना कर सकता है मेरे को नहीं देना 10-1 10-2 है, जवाब दो, वो ऑर्डर पास करे। बोले भाई फॉर्म्स नंबर यहाँ से याद कर लो ये सब। एमपी 02 का है प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हो तो आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि मैं अगले साल 1 अप्रैल 2021 से ये ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। 2021 एंड हो उसके पहले पहले बता देना कि मैं 1 अप्रैल से ले रहा हूँ कि नहीं। ये एग्जिस्टिंग के लिए। डिटेल्स ऑफ स्टॉक के लिए आपको 180 दिन का समय दिया गया। बोलो भैया हाँ कि ना। फ्रॉम आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद लोगे तो 180 दिन के अंदर अंदर आपको सीएमपी 03 बताना पड़ेगा। विड्रॉल करना चाह रहे हो 7 दिन के अंदर, अभी देखा 04, शो कॉज नोटिस 05, जवाब 06, उसका ऑर्डर 07। तो वो नोटिस देगा, आप जवाब दोगे, वो ऑर्डर पास करेगा। वो आप जवाब कितने दिन में दोगे? 15 दिन में। आपके जवाब से 30 दिनों के अंदर वो ऑर्डर पास करेगा कि हम ये स्कीम आपको लेने देंगे या स्कीम आपको। एफसीएम आरसीएम ऑलरेडी हमारा पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आखिरी सेक्शन है वो है एग्जम्पशन। गवर्नमेंट को एग्जम्पशन का पावर है। 2 अलग अलग सेक्शन है, देखो ध्यान से, 2 अलग अलग सेक्शन है हमारे पास। एक एग्जम्पशन जो आपको दी जाती है वो नोटिफिकेशन से दी जाती है, सेक्शन 11(1). ये किसको दे रहे हैं? किसी भी टैक्सेबल गुड्स या सर्विस को गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? एग्जम्प्ट। पब्लिक इंटरेस्ट जरूरी है, तो 11(1) में वो नोटिफिकेशन इशू करेंगे, 11(2) में वो स्पेशल ऑर्डर दे सकते। अब अंतर समझना दोनों का। 11(1) में जब भी एग्जम्प्ट करना है किसी को तो नोटिफिकेशन से एग्जम्प्ट करेंगे, ये एमसीक्यू आ सकता है। और ये एग्जम्प्ट जनरल है, मतलब फॉर ऑल द बिजनेसमैन। गवर्नमेंट ने बोल दिया मोबाइल पे जीएसटी नहीं लेंगे, मोबाइल सारे मोबाइल वालों पे अब जीएसटी नहीं लगेगा। कंडीशनल भी हो सकता है, बिना कंडीशन का भी हो सकता है, 100% एग्जम्पशन भी हो सकती है, पार्शियल एग्जम्पशन भी हो सकती है। जैसे रेट 18% है तो वो बोल देंगे 100% एग्जाम पूरा तारा। वो बोलते हैं हम 50% एग्जाम करते हैं तो 9% का जीएसटी अभी भी लगेगा। एग्जम्पशन पार्शियल भी हो सकती है, फुली भी, एब्सोल्युटली भी हो सकती है और कंडीशनल। अब आती है बात स्पेशल ऑर्डर की। गवर्नमेंट अगर एक विशेष आदेश पास करेगी तो तय है सरकमस्टेंस कैसी होनी चाहिए? एक्सेप्शनल। और इसमें 100% एग्जम्पशन होगी और ये जनरल सबके लिए नहीं है। स्पेशल ऑर्डर
स्पेशल ऑर्डर किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए है, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में है, ये उन्हीं लोगों पे लगेगा जिनके लिए ये ऑर्डर, ये है 11(1), ये है 11(2). ध्यान रखना, कोई क्लैरिफिकेशन लाना हो तो बाद में वो एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन कितने समय तक? अगर आप नोटिफिकेशन लेके आए थे 1 जुलाई 21 को और एक्सप्लेनेशन ला रहे हो 1 नवंबर 21 को, तो इसको अप्लाई तो 1 जुलाई 21 से ही किया जाएगा। मैंने आपको बोला था रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। तो यह आया भले ही 1 नवंबर को हो, अप्लाई 1 जुलाई से ही आना। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा ऐसा 1 साल के अंदर कर सकते हो। 1 साल के बाद उस नोटिफिकेशन में कोई भी एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया 11(1), ये हो गया 11(2), ये हो गया 11। ये डिफरेंस भी हमने पढ़ा था। 11(1) नोटिफिकेशन से आता है, 11(2) स्पेशल ऑर्डर। ये गुड्स या सर्विस किसी के लिए भी हो सकता है, ये पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर पर्पस के लिए हो सकता है। इसमें एब्सोल्यूट और कंडीशनल 2 तरह से हो सकता है, इसमें ऐसा कोई डिस्टिंक्ट नहीं है। यहाँ एग्जम्पशन 100% भी हो सकती है और पार्शियल भी हो सकती है। यहाँ हमेशा एग्जम्पशन जो आएगी 100% आएगी, क्योंकि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस बोल रहा है यार, गवर्नमेंट आगे बढ़ गई एग्जाम बोले भैया। आईजीएसटी में भी यही एग्जम्पशन का सेक्शन 61 और 63 दिया गया है। एग्जाम सप्लाई 3 तरह की कैटेगरी में बांटी जाती है। देखो भैया, एग्जाम सप्लाई को आप ले सकते हैं एक नील रेट ऑफ सप्लाई, एक होली एग्जाम सप्लाई और एक नॉन टैक्सेबल। इन तीनों को मिला दो तो क्या आती है? एग्जाम आई। क्या बात आई? क्या बात? अब अगर आप लीकर का बिजनेस कर रहे हो तो क्या होगा? सर लीकर एग्जम्प्ट सप्लाई है, क्यों? क्योंकि ये नॉन टैक्सेबल है। ध्यान से सुन, लीकर क्या है सर? इस पे जीएसटी नहीं लगता, ये किसी सप्लाई नॉन टैक्सेबल। लेकिन ये किस में आ जाएगी? एग्जाम में आ जाएगी। तो अगर आपकी 2 दुकानें हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की और एक लीकर की, इलेक्ट्रॉनिक्स का टर्नओवर कितना है? 20-21 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं हम, तो 100 लाख। और लीकर का कितना है? 70। क्या एग्रीगेट टर्नओवर में दोनों आएंगे? यस, यही तो लफ। एग्जम्प्ट सप्लाई वर्ड में क्या कवर है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जम्प्ट सप्लाई में कवर्ड है। तो वैसे लीकर पे क्या नहीं लगता? जीएसटी। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर देखने के लिए आप बोलोगे मेरा टर्नओवर 100 लाख है ना, आप बोलोगे मेरा टर्नओवर 170 लाख। क्यों? क्योंकि सर एग्जाम सप्लाई आती है, एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई आती है। हाँ, सिर्फ एक चीज नहीं आती, अगर आपने किसी को लोन एडवांस या डिपॉजिट दिया हो तो उसके बदले में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसके बावजूद वो टोटल में नहीं आएगा। ये जीएसटी में नहीं आता, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई किस में शामिल है? ओ माय गॉड, नॉन टैक्सेबल सप्लाई शामिल है एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई कितनी होगी? नील रेट, होली एग्जाम और नॉन टैक्सेबल। तो भैया लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना है कि 1.5 करोड़ से कम है कि ज्यादा, तो बताएं ये 70 लाख लेना पड़ेंगे। यस, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, आप सेक्शन 10 नहीं कर। बताएं जीरो रेटेड जो कि एक्सपोर्ट और एसीजेड के लिए होती है, नील रेटेड जिसमें 0% है। एग्जाम जो टैक्सेबल तो है लेकिन जीएसटी नहीं लग रहा और जिस पे आईटीसी भी आप क्लेम नहीं करोगे। नॉन जीएसटी जो इस परव्यू में आती ही नहीं है, जैसे अल्कोहल और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नॉन जीएसटीएबल है या नॉन टैक्सेबल है। एक है एग्जाम, एक है नील रेटेड, एक है जीरो रेटेड। ध्यान रखना, एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में नील रेट, होली एग्जाम और नॉन टैक्सेबल भी कवर होते। ये था मालिक चैप्टर नंबर 12। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई से। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए रिवीजन सेशंस हैं, मैं मान के चल रहा हूँ आप इनवॉइस के रूल याद होंगे, तो आप ये चैप्टर नंबर 13 पढ़ पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। ध्यान रखिएगा, इसको फटाफट से पढ़ लीजिएगा, कंपोजिशन को आराम से सुनना हो तो और एक बार आखिरी का आधी घंटा